Bismillahirrahmanirrahim. Yakan abdu wa yakan nasta'in. This is the part 2 of endocrinology. रफ़ी पॉइंट से ठीक है। यहाँ पे हमने ना सिंड्रोम ऑफ इन अप्रोप्रिएट एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ADH का काम क्या होता है? एंटी डायूरेटिक है ना, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसने पेशाब रोकना है, डायूरेसिस नहीं होने थे। एंटी डायूरेटिक है, पेशाब रोकेगा, ठीक है, कम करेगा, कम पेशाब बनेगा। अब जब ये हो जाएगा तो हमारे पास क्या होगा? हद से ज़्यादा पेशाब निकल गया, इनअप्रोप्रिएट है, तो हमारे पास हद से ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा? सिंपल वर्ड में हद से ज़्यादा जो है ना वो हमारे पास ADH निकल आया है। तो ये क्या करेगा? बहुत ज़्यादा बॉडी जो है ना वो हमारे पास एंटी डायूरेटिक हार्मोन, हद से ज़्यादा ADH जो है ना वो बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इन सिंपल वर्ड, जब हमारे पास ये अगर इतना है, अब इसके अंदर अगर पेशाब इतने हैं 2 लीटर आने हैं, तो इसके अंदर अगर वो 5 लीटर ले आएगा तो सारे के सारे हर चीज़ इसने डिज़ोल्व कर लेनी है। तो जो बॉडी होगी वो क्या फील करेगी? हाइपोनेट्रीमिया, नमक जो है वो हमारे पास कम होगा, ठीक है। अब देखो डिहाइड्रेशन में, डायबिटीज इंस्पाइटिस में और सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट में देख लो, हमारे पास जो डिहाइड्रेशन होती है, जिस्म से पानी निकल जाता है, तो बाकी चीज़ें ऑटोमेटिकली हमारे पास ज़्यादा होना शुरू हो जाती हैं। सोडियम, नमक ज़्यादा हो जाएगा, ओस्मोलैरिटी ज़्यादा हो जाएगी, यूरिन की ओस्मोलैरिटी, गाढ़ा यूरिन आएगा, ठीक है, क्योंकि पेशाब कम आएगा लेकिन गाढ़ा आएगा। गाढ़ा यूरिन, इसका क्या मतलब है? इंक्रीज यूरिन ओस्मोलैरिटी, ठीक है। बाकी मेरे पास है डायबिटीज इंस्पाइटिस। इंस्पाइटिस में क्या होता है? पेशाब होगा तो डॉक्टर साहब मुझे बहुत ज़्यादा आता है, तो हाथ से ज़्यादा जब पेशाब निकल जाएगा, पानी निकल जाएगा। डिहाइड्रेशन में भी ये था, तो इसमें भी हमारे पास पानी निकल गया, तो हमारे पास नमक ज़्यादा हो जाएगा, सीरम की ओस्मोलैरिटी, खून गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब जब पेशाब हाथ से ज़्यादा निकली जा रहा है, ठीक है, तो वो पेशाब जो है ना वो हमारे पास जितने भी यूरिन के अंदर आप देखेंगे तो पतला पेशाब आएगा, जिसमें कहते हैं पतला पेशाब, पानी वाला पेशाब। तो पानी वाले पेशाब में ओस्मोलैरिटी उसकी जो है ना वो हमारे पास कम हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर जो मोल्स हैं, जूसी पार्टिकल्स हैं, वो कम है हमारे पास। सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एंटी डायूरेटिक, इसमें क्या होगा? हाथ से ज़्यादा टपाटप ADH बनता जा रहा है, वो पानी रिजर्व किए जा रहा है, भरता जा रहा है, पूल भरता जा रहा है। तो नमक की एक वक्त आएगा हमें कमी ना जिस्म को लगना शुरू हो जाएगी, तो सोडियम जो है उसके अंदर जब डाइल्यूट होगा तो हमारे पास वो कम हो जाएगा। सीरम ओस्मोलैरिटी हमारे पास कम हो जाएगी। यूरिन ओस्मोलैरिटी क्या होगी? पेशाब जो है ना वो उसको गाढ़ा आएगा, ठीक है, पेशाब हमारे पास उसको गाढ़ा आएगा। सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट है, गाढ़ा पेशाब गाढ़ा आएगा तो उसकी ओस्मोलैरिटी बढ़ जाएगी। जहाँ पे गाढ़ा पेशाब आ रहा है, डिहाइड्रेशन में भी गाढ़ा पेशाब था, यहाँ पे भी हमारे पास ऐसा ही ADH में पेशाब गाढ़ा है। इसने क्या करना? पेशाब बनने नहीं देना, तो जब पेशाब बनेगा नहीं, गाढ़ा पेशाब थोड़ा सा आएगा लेकिन वो गाढ़ा पेशाब होगा, पीला जर्द रंग होगा, तो उसकी ओस्मोलैरिटी हमारे पास बढ़ी हुई होगी, ठीक है। सिर्फ किसमें? डायबिटीज इंस्पाइटिस में जो है ना हमारे पास उसकी यूरिन की ओस्मोलैरिटी कम है। समझ आ गई? ठीक है। देखो ना यार, हमने 3 चीज़ें अभी तक डिस्कस की हैं। नंबर 1 पे हमने किया है डायबिटीज इंस्पाइटिस, सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एंटी डायूरेटिक हार्मोन, और ऊपर हमने किया है डिहाइड्रेशन, ठीक है। डिहाइड्रेशन में क्या? उसका बॉडी का पसीना सारा निकल गया, ठीक है। तो हमारे पास जो नमक है, जब पसीना, जिस्म से पानी अगर ज़्यादा निकल जाए किसी भी वजह से, ठीक है, तो हमारे पास नमक के लेवल जो है ना वो ऑटोमेटिकली बॉडी के अंदर बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। सीरम की ओस्मोलैरिटी, सीरम खून गाढ़ा होगा तो इसकी बढ़ना शुरू हो जाएगी। पेशाब की ओस्मोलैरिटी, यूरिन की जो है, यूरिन की गाढ़ा हो गया है, ठीक है, पीला इधर आ रहा है, तो उसकी भी ओस्मोलैरिटी बढ़ जाएगी। डायबिटीज इंस्पाइटिस में देख लो, इंस्पाइटिस में क्या हमारे पास जो पेशाब हाथ से ज़्यादा निकल रहा है बॉडी से, ठीक है, तो पतला पेशाब है तो यूरिन ओस्मोलैरिटी कम हो जाएगी। सीरम के अंदर हमारे पास बाकी जो नमक का लेवल है, जब पेशाब ज़्यादा निकल गया, पानी ज़्यादा निकल गया, तो ऑटोमेटिकली नमक भी बढ़ जाएगा, सीरम गाढ़ा हो जाएगा, खून भी गाढ़ा हो जाएगा, ठीक है। सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एंटी डायूरेटिक, हाथ से ज़्यादा ये क्या कर रहा है? जिसम के अंदर फ्लूइड का लेवल बढ़ाई जा रहा है, तो हमारे पास नमक का जो है ना वो उसके अंदर जब डाइल्यूट होगा, अगर 1 लीटर पानी में 1 किलो नमक है, अगर मेरे पास पानी ही 5 लीटर हो जाए तो 1 किलो नमक को क्या करेगा? वो उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, तो सोडियम कम, पतला हमारे पास खून, लेकिन हमारे पास पेशाब क्या है? कम बना रहा है। सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट है, एंटी डायूरेटिक, पेशाब जाने नहीं देना, तो हमारे पास ओवरऑल यूरिन की ओस्मोलैरिटी बढ़ हो जाएगी। यही तो बात कर रहा है सिंपल, जिसे ना समझा रिवाइंड करके देख लेना, आसान है बिल्कुल। डायबिटीज इंस्पाइटिस में देख लो क्या है हमारे पास, वो कह रहे देयर इज चेंज इन इंस्पाइटिस में हमने क्या कहा था? नमक बॉडी में बढ़ रहा था, सीरम के अंदर हमारे पास ऑस्मोलैरिटी बढ़ रही थी, पेशाब पतला आ रहा था, उसकी ऑस्मोलैरिटी कम आ रही थी, डिक्रीज ऑस्मोलैरिटी इन यूरिन। डायबिटीज इंस्पाइटिस, ऑस्मोलैरिटी इन यूरिन रिड्यूस, सारी की सारी वो डायबिटीज। अच्छा, ड्रग ऑफ चॉइस वाज सेंट्रल डायबिटीज इंस्पाइटिस के लिए हमारे पास डेस्मोप्रेसन जो है हमने, इसने सेंट्रल है ना, ठीक है, तो उसके अंदर हमने जो है ना वो माइंड आया, तो माइंड से याद कर लो, सेंट्रल है दिमाग के साथ, तो माइंड में डी आ रहा है तो डेस्मोप्रेसन करना है।
डायबिटीज इन स्पाइडस फेल काज फॉल इन यूरिन ऑस्मोलैरिटी। देख रहे हो बस, ठीक है। इस स्ट्रोक हो गया, डिक्रीज एपेटाइट, थ्रस्ट, टेंडेंसी टू वोमिटिंग है, ठीक है। दिस इज कॉज ऑफ द डिक्रीज इन हमारे पास एंटी डायूरेटिक हार्मोन। वही हमारे पास भूख भी कम है, प्यास भी हमारे पास जो है वो कम हो रही है, टेंडेंसी टू वोमिट है, बार बार वोमिटिंग कर रहे हो, तो कॉज क्या हो सकता है? डिक्रीज थ्रस्ट। जो प्यास वाला है वो एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है ना वो अगर बड़ा हो तो हमारे पास प्यास जो है ना वो कम लगती है। क्यों? ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्टोर कर देता है अपने अंदर पानी। 7 साल बच्चा है, ठीक है, ड्राउजीनेस है, लैब रिपोर्ट में वो कह रहा है हमारे पास 15 मिलीग्राम है सोडियम, ये है, नमक हमारे पास कम हुआ है, ठीक है। हाइपोनेट्रीमिया है, ठीक है, और बाकी और SCO3 देख लो, RS देख लो, ठीक है। यूरिन ऑस्मोलैरिटी 610 है, ठीक है। तो हमारे पास ऑस्मोलैरिटी बढ़ी हुई है, पेशाब बहुत ज़्यादा यानी निकल गया है, ठीक है। तो पतला पेशाब है और नमक की जो है कंसनट्रेशन हमारे पास हाइपोनेट्रीमिया हो रहा है और पतला पेशाब है, तो किसके अंदर सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट। हेडेक है, सोडियम ये कम हुआ है, नॉर्मल सोडियम 135 से 145 तक होता है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। फिर ऑस्मोलैरिटी देखो 610 तक चली गई है, तो ऑस्मोलैरिटी बढ़ी हुई है, पेशाब पतला है, सोडियम कम है, तो हमारे पास कितनी होता है? नेगेटिव फ्री वाटर लॉस अकर इन हमारे पास सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट, मतलब हद से ज़्यादा पानी जो है ना वो हमारे पास नेगेटिव फ्री वाटर लॉस, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल पीपल एंड सिंड्रोम में हमारे पास क्या होता है? हमारे पास उसकी जो सीरम है, प्लाज्मा है, ब्लड है, उनके अंदर ऑस्मोलैरिटी के अंदर बड़ा फर्क आ जाता है। सीरम की ऑस्मोलैरिटी कम हो जाती है क्योंकि उसने ज़्यादा पानी स्टोर कर लिया अपने अंदर। देन हमारे पास कहता है जी फैक्टर वुड बी बेस्ट बिटवीन दी हेल्दी वुमेन एंड, और हमारे पास वही है, हमारे पास सीरम ऑस्मोलैरिटी हम देख लेंगे हेल्दी के अंदर और SIDH के अंदर भी है। फॉल इन प्लाज्मा सोडियम कंसनट्रेशन कैन काज ड्यू टू इनएप्रोप्रिएट, किस में फॉल हो रहा है? SIADH में, ठीक है। पेशेंट है, लंग ट्यूमर है, ठीक है, SIADH के सिंड्रोम है, सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट। लंग्स का जहाँ पे आएगा कैंसर वहाँ पे SIADH आ जाएगा, ठीक है। और नॉर्मल जो है ना सीरम ओस्मोल 280 to 290 है, और SIADH में हमारे पास लेस देन 280 हो जाता है, ठीक है। हमारे पास क्या था? सीरम ऑस्मोलैरिटी कम है क्योंकि इसने पानी ज़्यादा जज़ब कर लिया। सिनेरियो डिक्रीज सीरम ऑस्मोलैरिटी एंड इंक्रीज यूरिन ऑस्मोलैरिटी है, ठीक है। सीरम कम है, पेशाब पतला आ रहा है, तो SIADH सिंपल वही ADH है, और हाइपर ऑस्मोलर यूरिन हमारे पास वही आ रहा है, पतला पेशाब हमारे पास, ठीक है। तो इस गाढ़ा पेशाब सॉरी SIADH में हमारे पास यूरिन ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। वाटर डिप्रीवेशन एंड रिलेटेड कंडीशन में हमारे पास क्या है? वो नेक्स्ट हमारे पास जो है ना उसने वाटर डिप्रीवेशन के बारे में कहा, मतलब पानी की महरूमी यूं कह लें, ठीक है, कमी हो जाना या रिलेटेड कंडीशन है। वोमेन है, प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी जो है ना वो हमारे पास 300 मिली ऑस्मोल है। यूरिन के अंदर हमारे पास देखो कितनी ज़्यादा चली गई है, पेशाब पतला पेशाब उसको चला गया है, ठीक है। द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस क्या होगा? वाटर डिप्रीवेशन होगी, मतलब अगर पानी पेशाब में ज़्यादा चला गया है तो हमारे पास जिसमें पानी की कमी हो जाएगी। हाइपर ऑस्मोलर ओवर हाइड्रेशन जो है ना इसके अंदर हमारे पास क्या होता है? वाटर डिप्रीवेशन हो जाती है, ठीक है। बाकी हमारे पास यूरिन ऑस्मोलैरिटी 1200 है, ठीक है। प्लाज्मा हमारे पास 300 है, हमारे पास क्या पतला पेशाब है तो हमारे पास क्या वाटर डिप्रीवेशन होगी। पर्सन यानी थ्रस्टी है, यूरिन ऑस्मोलैरिटी 950 है, ठीक है। और हमारे पास जो सीरम है उसके अंदर कम है, सीरम में कम है, पेशाब में ज़्यादा, तो हमारे पास क्या होगा? वाटर ऑस्मोलैरिटी होगी, सिंपल। फिर हमारे पास हाइपोथैलेमिक लीन एंड एसोसिएटेड सिस्टम में क्या होता है? 40 ईयर ओल्ड है, प्रेजेंट इंक्रीज फ्रीक्वेंसी एंड वॉल्यूम ऑफ यूरिन, पेशाब भी ज़्यादा है, बार बार आ रहा है, और वॉल्यूम भी ज़्यादा है, इंक्रीज वेट है, थ्रस्ट भी उसको ज़्यादा हो रही है, ठीक है। अनकंट्रोल्ड बिहेवियर उसका साथ में कंप्लेन कर रहा है, देयर इज सेंसरी लॉस एंड मोटर लॉस, हिज इन्वेस्टिगेशन फास्टिंग ग्लूकोज 105 है, ठीक है, और लो ऑस्मोलर यूरिन आ रहा है, ठीक है। दी वोमेन इन मोस्ट लाइकली टू बी लीन इन दी हाइपोथैलेमस में कह रहा है अगर कोई लीन होगी तो ये सारे के सारे सिम्टम्स, उसको बार बार पेशाब आना ना, ठीक है, बार बार पेशाब आ रहा है, ठीक है, तो हाइपोथैलेमस की लीन के अंदर कंप्लेन वेट गेन है, इंक्रीज एपेटाइट, भूख ज़्यादा लग रही है, प्यास ज़्यादा लग रही है, तो हाइपोथैलेमस के अंदर वो हाई भूख, हाई प्यास, हाई भूख प्लस प्यास, तो ये किसकी वजह से हो रही है? हाइपोथैलेमस की। अब वो सारा फेनोमिना जो है ना वो फास्ट रेट से आप देख लीजिएगा। कम विद कंप्लेन है इंक्रीज वाटर इनटेक, यूरिनेशन है, इंक्रीज थ्रस्ट है, पेशाब ज़्यादा है, ठीक है, थ्रस्ट ज़्यादा है, ठीक है, वेट गेन हो रहा है, हाइपोथैलेमस की ऊपर जो है ना कोई हमारे पास है लीन प्रेजेंट होती है। फिर हमारे पास कह रहा है कि एक्सेसिव थ्रस्ट है, यूरिनेशन, वही हमारे पास कह रहा है। लेबॉरेटरी रिवील यूरिन ऑस्मोलैरिटी 100 मिली ऑस्मोल है, सोडियम हमारे पास बढ़ा हुआ है, ठीक है। अब नमक जो है ना वो हमारे पास जो है वो बढ़ा हुआ है, ठीक है, और हमारे पास जो यूरिन है पेशाब, ठीक है, उसकी ऑस्मोलैरिटी देख लो आफ्टर एडमिनिस्ट्रिंग डेस्मोप्रेसन किस में देते थे हम? डायबिटीज इंस्पाइडस में देते थे ना। हाइपर ऑस्मोलैरिटी जो है ना वो इनकी जो 600 वाट इज दी मोस्ट, वही है सेंट्रल डायबिटीज इंस्पाइडस में, ठीक है। यहाँ पे हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था कि डेस्मोप्रेसन इसके लिए होते हैं, सेंट्रल डायबिटीज इंस्पाइडस के लिए होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो
प्राइमरी पोलीडिस्पिया, सेंट्रल डायबिटीज इंस्पायर्ड और नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंस्पायर्ड। एक सेंट्रल होती है डायबिटीज, एक हमारे पास होता है नेफ्रोजेनिक हो गया। प्राइमरी पोलीडिस्पिया बेसिकली होता क्या है, उसको एक तो फ्लूइड इनटेक ज़्यादा होती है, प्यास ज़्यादा लगती है और फ्लूइड इनटेक ज़्यादा हो जाएगा। प्यास ज़्यादा तो इनटेक भी हमारे पास वो ज़्यादा लेगा, ठीक है, इनटेक ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। एक्सेसिव वाटर इनटेक, साइकेट्रिक इलनेस, हाइपोथैलेमिक लीजन, ठीक है, हाई प्यास ज़्यादा, भूख ज़्यादा, वो हमने ऑलरेडी ऊपर पढ़ लिया ना, हाइपोथैलेमिक लीजन, हाई प्यास, हाई भूख, हाई वजन ज़्यादा होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, जब पानी ज़्यादा पियेंगे तो खून जो पतला हो जाएगा, तो हमारे पास सीरम की ऑस्मोलैरिटी कम हो जाएगी, ठीक है, एडीएच नॉर्मल हो जाए। बाकी वो कह रहा है कि हमारे पास क्या होगा, सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन यूरिन, हाँ पानी ज़्यादा, प्यास जब आपने ज़्यादा पी लिया पानी तो अल्टरनेटिव हमारे पास क्या होगा, जितना ज़्यादा पानी पियो उतना ज़्यादा यूरिन आएगा, तो इंक्रीज यूरिन हमारे पास जो है ना वो, ठीक है। वाटर रिस्ट्रिक्शन, अगर हम वाटर रिस्ट्रिक्शन टेस्ट करेंगे तो उसके अंदर जो गाढ़ा पेशाब है उसके अंदर ऑस्मोलैरिटी यूरिन की बड़ी होगी, ठीक है। बाकी वो कह रहा है नो एडमिनिस्ट्रेशन डेस्मोप्रेसन टेस्ट इसके लिए नहीं करवाना होता, ट्रीटमेंट किया वाटर हमने ना रोक देना होता है, ठीक है। और इसके अंदर हमारे वाटर रिस्ट्रिक्शन टेस्ट क्या होता है, डिस्टिंग्विश करता है बेसिकली प्राइमरी पोलीडिस्पिया को, जिसके अंदर जो है ना वो हमारे पास यूरिन की ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज हुई थी। डेस्मोप्रेसन टेस्ट जो है ना वो हमारे पास सेंट्रल डायबिटीज़ के लिए हम करते हैं, ठीक है, ताकि हम इसको नेफ्रोजेनिक से कर, ठीक है। आप दो टेस्ट आपके पास है, वाटर रिस्ट्रिक्शन टेस्ट और डेस्मोप्रेसन। वाटर रिस्ट्रिक्शन में क्या करेंगे, उसका पानी हम रोक लेंगे, ठीक है, तो हमारे पास वो सारी की सारी जो है ना वो यूरिन जो है ना वो गाढ़ा आना शुरू हो जाएगा, मतलब उसके अंदर ऑस्मोलैरिटी जैसे। सेंट्रल डायबिटीज़ में क्या होता है, एंटी डायूरेटिक जो है ना वो हार्मोन है एडीएच, ठीक है, उसकी डेफिशिएंसी है, कोई ट्रोमा हो सकता है, हिपोक्सिया ट्यूमर या इन्फ्लिटेटिव डिजीज हो सकती है। सीरम में क्या होगा, ठीक है, खून जो है वो हमें गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से सीरम की ऑस्मोलैरिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी, ठीक है, और उसके एडीएच लेवल कम होगा। बाकी मेरे पास क्या रहेगा, यूरिन जो है ना ऑस्मोलैरिटी जो है ना वो इसके अंदर हमने वाटर रिस्ट्रिक्शन टेस्ट हमने इसके अंदर करवा लेना होता है, ठीक है। उसके अंदर हमारे पास इंक्रीज यूरिन ऑस्मोलैरिटी बढ़ेगा, गाढ़ा पेशाब आ रहा है, क्यों, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, हम जब उसको वाटर रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो वो सारे का सारा। फिर इसके अंदर वो कह रहे हैं, हमने कहना सिग्निफिकेंट इंक्रीज यूरिन ऑस्मोलैरिटी, जब हम इसके अंदर डेस्मोप्रेसन देंगे ना सेंट्रल के अंदर, तो यूरिन की ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। और डी डेस्मोप्रेसन DDABP। बाकी नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंस्पायर्ड में क्या है, रीनल रेजिस्टेंस टू ADH है। अब नेफ्रोजेनिक में गुर्दे के ऊपर मसला है, सेंट्रल में क्या था, दिमाग में मसला था, ADH नहीं आ रहा था। अब यहाँ ADH तो आ रहा है, लेकिन जो गुर्दे हैं उसके रिसेप्टर खराब है, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, रीनल रेजिस्टेंस टू ADH होगा, ADH रिसेप्टर म्यूटेट हो गए हैं, ठीक है। वजह क्या, कोई भी लिथियम ड्रग लिए, हाइपर कैल्सीमिया या हाइपोकलीमिया, तो इसमें क्या होगा हमारे पास, अगेन वही डायबिटीज इंस्पायर्ड है, तो पेशाब ज़्यादा निकल जाएगा, खून गाढ़ा हो जाएगा, ठीक है। ADH लेवल जो है ना वो बढ़े हुए हैं, ठीक है, क्योंकि ADH है तो सही, लेकिन वो रिसेप्टर उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो वो खून के अंदर फिरते रहेंगे, ठीक है। बाकी यूरिन जो है ना ऑस्मोलैरिटी देख लेंगे हमारे पास, बाकी ये है कि मिनिमल चेंज इन यूरिन ऑस्मोलैरिटी डेस्मोप्रेसन के अंदर देखेंगे। तो पॉजिटिव वाटर रिस्ट्रिक्शन टेस्ट किसके लिए है, प्राइमरी पोलीडिस्पिया के लिए। पॉजिटिव डेस्मोप्रेसन टेस्ट किसके लिए, सेंट्रल डायबिटीज़ के लिए, बस ये बात जान कर लें। बाकी है हेड इंजरी हुई है, बिकम पोलीडिस्पिया एंड पोलीयूरिक हो गया है, ठीक है हमारे पास। अब उसमें ये हो गया ऑस्मोलैरिटी, ट्रीटमेंट विद वेजोप्रेसन का इंक्रीज हो गया हमारे पास है, ठीक है। डेस्मोप्रेसन और वेजोप्रेसन किस में दे रहे थे, सेंट्रल डायबिटीज में। पेशेंट इंक्रीज थ्रस्ट, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन एंड डॉक्टर गिव हिम इंट्रावेनस इंजेक्शन ऑफ एंटी डाययूरेटिक बट कंप्लेंट डिड नॉट इम्प्रूव। तो ADH देने से भी हमारे पास कोई भी नहीं, जो मोस्ट लाइकली नेफ्रोजेनिक डायबिटीज है, ठीक है, क्योंकि ADH देंगे और वो अगर रिसेप्टर काम नहीं कर रहे, तो नेफ्रोजेनिक में यही था ना, गुर्दे के ऊपर रिसेप्टर जो है वो काम नहीं कर रहे थे, ठीक है। पेशेंट है प्रेजेंटिंग 4 से 8 लीटर यूरिन है, यूरिन ऑस्मोलैरिटी 265 है, वाटर डिप्रिवेशन में इट इज़ इंक्रीज टू 700 हो गया, ठीक है। आफ्टर DDAVP जो है ना वो हमने दी, तो इंक्रीज हमारे पास इट इज़ इंक्रीज तो क्या है, साइकोजेनिक हमारे पास पोलीडिस्पिया जो है ना हमारे पास होता है। वो मरीज आया 4 से 8 यूरिन ऑस्मोलैरिटी ये वाटर इट इंक्रीज टू 700, आफ्टर DDV इट इंक्रीज टू 100 हो गया, तो मतलब मरीज ठीक था, लेकिन उसको सिर्फ साइकोजेनिकली जो है ना वो हमारे पास कोई ना कोई। नेक्स्ट है कुशिंग फीचर विद रेज ACTH। नेक्स्ट हमारे पास है ना कुशिंग फीचर विद रेज ACTH हो गया, ठीक है। अब कुशिंग फीचर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, फैटी हम्प, शोल्डर, राउंड फेस, मून शेप जिसमें कहते हैं, पिल्क और पर्पल जो स्ट्रेच एंड मार्क ऑन दी स्किन होती हैं, ठीक है। अगर आपको मैंने कुशिंग की ये वाली पिक्चर आपको अमूमन आया करती थी, और ये ठीक है, रेड चीक्स, फैट, बफलो हम्प हो गया, ब्रूज इजीली, ठीक है, ये सारे के सारे हमारे पास कुशिंग के साथ रिलेटेड है। और अगर इसके साथ वो कह रहे हैं हमारे पास ACTH भी रेज हो, तो हमारे पास वो डिजीज होता है, ठीक है। अब
कुशिंग डिजीज और सिंड्रोम में क्या फ़र्क है वो हम आगे देखते हैं, पहले ये देख लो। ठीक है, यहाँ पे देखो, अगर रेज ACTH होगा तो हमारे पास डिजीज होगी। अगर कुशिंग इन सिंड्रोम में क्या होता है, ACTH का लेवल बस नॉर्मल होता है, बाकी सारी चीज़ें सेम होती हैं। बस ये बात आप याद रखना है, सिंड्रोम में ACTH नॉर्मल होता है, डिजीज में हमारे पास जो है ना वो खराबी होती है, ACTH रेज हुआ होता है। ठीक है, प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, एल्डोस्टेरोन का क्या काम था, नमक सोडियम की एब्जॉर्प्शन करना। अगर ये ज़्यादा हो जाएगा तो इसे हम कहेंगे कौन। तो मैंने यूँ याद रखा था, कौन जो है ना हम खाते हैं, कौन के ऊपर आपने क्या करना, नमक डाल देना। ठीक है, नमक डाल के कौन खानी है। हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म कौन सिंड्रोम के अंदर है। प्राइमरी हाइपर प्रोडक्शन ऑफ एड्रिनल मिनरलोकॉर्टिकॉइड, हाइपोकैलेमिया, हाइपरटेंशन, नमक ज़्यादा खाएगा हाइपरटेंशन होगी और इनकी एल्डोस्टेरोन होगी। सेकेंडरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म में क्या होता है, एल्डोस्टेरोन है सेकेंडरी टू इंक्रीज रीनल इस्कीमिया, रीनल ट्यूमर हो जाता है कोई ना कोई। ठीक है, अब यहाँ पर रीनल ट्यूमर और एडीमा, सिरोसिस, नेफ्रोटिक सिंड्रोम और कार्डिक फेलियर, इंक्रीज एल्डोस्टेरोन और साथ में रेनन का लेवल भी इंक्रीज होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, प्राइमरी में क्या है, एल्डोस्टेरोन तो ज़्यादा है लेकिन रेनन हमारे पास क्या है जी, कम है। सेकेंडरी में क्या है, एल्डोस्टेरोन भी ज़्यादा है हमारे पास और रेनन का लेवल भी हमारे पास ज़्यादा, और वजह क्या है, कोई भी रीनल ट्यूमर हो जाती है। ठीक है, प्राइमरी एड्रिनल इनसफिशिएंसी, एडिसन, इसका बिल्कुल उल्टा है। अब यहाँ पे एडिसन है ना, एडी जो है ना, ऐड करो, नमक ऐड करो, नमक की कमी है तो नमक को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, ऐड करना पड़ेगा। तो मतलब हाइपो एल्डोस्टेरोनिज्म है एडिसन डिजीज में, हाइपोटेंशन, हाइपरकैलेमिया, इंक्रीज पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन, ये होगा। कुशिंग सिंड्रोम में क्या है हमारे पास, हाइपोकैलेमिया, सेकेंडरी डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओस्टियोपोरोसिस, मोर साइज सेंट्रल ओबेसिटी विद एक्सट्रीमिटीज वेस्टिंग, मून शेप, बेफलो हेम्प है, सारे के सारे स्पॉन्टेनियस ब्रूजिंग है स्किन के ऊपर सारे के सारे और प्रॉक्सिमल। लेकिन साथ में इसके साथ क्या है, ACTH एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो है ना, ये हमारे पास नॉर्मल होता है सिंड्रोम में। सिंड्रोम में M है, M से याद कर लो, हमारे पास ये नॉर्मल ACTH MN होता है तो नॉर्मल हमारे पास, जबकि डिजीज में हमारे पास जो बड़ा होगा, सिंपल सी बात। वोमेन है, हाइपरग्लाइसीमिया, ओबेसिटी है, मसल वेस्टिंग है, इंक्रीज लेवल ऑफ एड्रीनोकॉर्टिको, ACTH बढ़ा हुआ है तो हमारे पास डिजीज हो जाएगी। ठीक है, तो प्राइमरी ओवर प्रोडक्शन ऑफ द ACTH होगी तो हमारे पास कुशिंग डिजीज के साथ ये रिलेटेड होगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं 30 ईयर ओल्ड, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ है, हाइपरटेंशन है, इंक्रीज फैट डिपोजिशन चेस्ट है। ठीक है, और एडिमा है। ठीक है, जो एक्सेस की वजह, मून फेस जहाँ पे आ जाए, एडिमेटस फेस है, इंक्रीज डिप्रेशन है, हाइपर पिगमेंटेशन, मैंने आपको ये सारी की सारी बता दी है। ACTH का लेवल आपने सिंपल चेक कर लेना है। हिस्टोरिज्म है, हाइपरग्लाइसीमिया है, तुम्हारे पास क्या होगा, वही सारे के सारे ACTH, सर्कुलेटिंग ACTH लेवल जो है इंक्रीज है, तुम्हारे पास प्राइमरी एल्डोस्टेरोन, या हमारे पास इसको कहते हैं क्या, ACTH या कुशिंग डिजीज। हाइपर पिगमेंटेशन ऑफ स्किन है, एक्स्ट्रा डिपॉजिट फैट है, वही ACTH होगा। ठीक है, बाकी हमारे पास यही सेम हिस्टोरिज्म है, ACTH कुशिंग डिजीज के साथ है, क्या होगा, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन सर्कुलेटिंग इंक्रीज होगा। मिडिल एज वोमेन है, प्रेजेंटेड विद सर्वेलेंट राउंड फेस है, एक्सेसिव डेपोजिशन ऑफ फैट इन थोरैक्स है। ठीक है, वही है कुशिंग। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि कुशिंग डिजीज के साथ जो बेस्ट, इसके अंदर एब्डोमिनल पर्पल स्ट्राया, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था, ये पर्पल रंग की आपको स्ट्राया मिल रहे हैं ना, ये देखो, नेक और एब्डोमेन के ऊपर राउंड फेस है, कुशिंग है। ठीक है, कुशिंग सिम्टम्स जो है ना वो 60 ईयर ओल्ड फार्मर विद कुशिंग, तो हो सकता है एड्रिनल का एडिनोमा हो जाए। ठीक है, तो हमारे पास ये सारे की तरह एक्सेसिव हेयर प्रोडक्शन है, ACTH कुशिंग लाइक सिम्टम में हमारे पास। जहाँ पे कुशिंग है ना, कुशिंग, वहाँ पे कुशिंग है तो AC में जो है ना यूं मैंने याद किया, कुशन रख दे, ACTH, AC में कुशन रख के हम सोते हैं ना, तो वहीं से याद कर लो। पिगमेंटेशन है, कुशिंग है तो हमारे पास ACTH है, ACTH इंक्रीज है तो हमारे पास कुशिंग डिजीज है। सिंड्रोम में ACTH हमारे पास नॉर्मल होगा। ठीक है, और इन्वेस्टिगेशन में इंक्रीज कॉर्टिसोल डिक्रीज ACTH है, बाकी एक्सोजीनस स्टीरॉइड लाइक इनटेक होता है। ठीक है, और लेडी में रेडिश पर्पल एब्डोमिनल स्टाइल जो हमारे पास आ जाता है। ठीक है, बाकी हमारे पास आता है कुशिंग सिंड्रोम इज कैरेक्टराइज्ड बाय इओसिनोपिनिया, हमारे पास मतलब इओसिनोफिल की जो है ना वो हमारे पास कमी हो जाती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट MCQ है नया जो है। कुशिंग में क्या होता है, हाइपोकैलेमिया। ठीक है, कुशिंग में हमने क्या करना है, केले की कमी होगी है। ठीक है, केले की कमी होगी है कुशिंग में। ठीक है, बाकी वही कह रहा है कि हमारे पास क्या होगा, हाइपोकैलेमिया तो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस जो है, ये देख लो। ठीक है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस ये किस में हो रहा है हमारे पास, कुशिंग। इसके अंदर क्या होगा, हाइड्रोजन आयन निकल रहे हैं सारे के सारे, तो हमारे पास एल्कलोसिस होगा, मेटाबॉलिक होगा, बाइकार्बोन होगा। ठीक है, तो यूं कह लो कि अली जो है ना वो AC में बैठते हैं, ACTH के साथ हमारे पास क्या होता है, अल्कलोसिस होता है, और साथ में हमारे पास
केले कम है उसके लिए, हाइपोकेलीमिया, केले में पोटाशियम होते हैं ना, तो केलीमिया हमारे पास यही हो गया। अब्डोमिनल वे है, स्ट्राया है, तो हमारे पास वो सारे के सारे। फिर वो हार्मोन काजिंग दिस सिम्टम इज ACTH, किसका डेरिवेटिव है, प्रोजेस्टेरोन का हमारे पास। कुशिंग डिजीज, हार्मोन जो है ना वो कोलेस्ट्रॉल से ड्राइव होते हैं, ठीक है। बाकी कुशिंग में हमारे पास क्या होता है, हाइपरग्लाइसीमिया, ग्लूकोज लेवल हमारे पास बड़ा होता है, ठीक है। और कुशिंग डिजीज ACTH, वीनस ब्लड ड्रेनिंग टू द एंटीरियर पिट्यूटरी जो है ना, उसके अंदर सबसे ज़्यादा हमारे पेशेंट कुशिंग जिसको डिजीज होती है ना, कुशिंग डिजीज, उसके वीनस ब्लड के अंदर हमारे पास जो है ना इंक्रीज ACTH होगा। लार्ज डोज ऑफ एक्सोजीनस ग्लूकोकार्टिकाइड क्या करता है, डिक्रीज द प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ACTH, ठीक है। ACTH इफेक्टिवली कंट्रोल करता है सिक्रीशन ऑफ द हाइड्रोकॉर्टिसोन, यानी इसकी सिक्रीशन कंट्रोल करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट ऑफ डिक्रीज ACTH के एड्रीनल एंड्रोजन है। इंक्रीज न्यूट्रोफिल, डिक्रीज लिम्फोसाइट, इओसिनोफिल विद इंक्रीज सीरम ACTH आर इंडिकेटिव ऑफ द कुशिंग डिजीज, ठीक है। वही सेम बात है, सीरम ACTH बड़ा हुआ तो डिजीज में है, सिंड्रोम में हमारे पास नॉर्मल होता है, हाइपरग्लाइसीमिया के साथ आता है सारे। फिर सेकेंडरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म हो गया। प्राइमरी में हमारे पास हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म के क्या था, हमारे पास कोन था, कोन के ऊपर हमने नमक डाला तो प्राइमरी में था, उसके में क्या था, एल्डोस्टेरोन ज़्यादा था, रेनन नॉर्मल था। अब इसमें क्या होता है, सेकेंडरी में रेनन भी हमारे पास ज़्यादा हुआ होता है सेकेंडरी में, ठीक है। हमारे पास बाकी हमारे पास सेकेंडरी एल्डोस्टेरोन, क्रोनिक में हमारा इंक्रीज रेनन है, रेनन के साथ हमारे पास आता है। बाकी प्राइमरी में क्या था, कोन था, कोन के ऊपर हमने नमक डाल के खाना है, तो कोन में क्या है, हाइपर एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन का क्या नाम है, सोडियम लेना। तो ये मेरे कुछ निमोनिक्स है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हाइपरटेंशन है, हाइपोग्लीमिया है, ठीक है। जहाँ नमक होगा वहाँ पे पोटाशियम और नमक का उल्ट चलता है, नमक अगर ज़्यादा तो पोटाशियम हमारे पास कम होता है। कार्टिसोल एंड यूरिनरी VM में विद नॉर्मल रेंज, सीरम एल्डोस्टेरोन इज इंक्रीज एंड प्लाज्मा रेनन इज डिक्रीज हो गया। तो हमारे पास क्या है, एल्डोस्टेरोन बढ़ा हुआ है, ठीक है, और रेनन कम है, तो हमारे पास सिंपल कोन सिंड्रोम की हमारे पास है प्राइमरी, या फिर इसको हम कहते हैं प्राइमरी एल्डोस्टेरोनिज्म, तो इसका दूसरा नाम क्या था, कोन सिंड्रोम, ये वाला, ठीक है। एडिसन डिजीज, ऐड करना मतलब नमक की कमी है, हाइपो एल्डोस्टेरोनिज्म हो गया, ठीक है। तो हमारे पास इन्वेस्टिगेशन शो हाइपोनेट्रीमिया, अब केला ज़्यादा हो जाता है, नमक कम हो जाता है, ठीक है। केले और नमक का कभी भी कम्बिनेशन नहीं मिलता, हमारे पास एडिसन डिजीज के साथ आता है, ठीक है। फीचर ऑफ एडिसन डिजीज क्या है, हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है। बाकी हमारे पास क्या है, पेजेंट प्राइमरी एड्रीनल इनसफिशिएंसी में हाइपरकलीमिया, ठीक है। जहाँ एड्रीनल इनसफिशिएंसी है, नमक कम है तो पोटाशियम ज़्यादा तो नमक कम, ये दोनों का साइन ऑफ प्राइमरी एड्रीनल है तो हाइपरकलीमिया, पोटाशियम ज़्यादा हो जाएगा। नमक जो है ना वो अगर कम है तो देखो नमक कम, पोटाशियम ज़्यादा, ये बस याद रखना। अगर एल्डोस्टेरोन की कमी है तो हमारे पास पोटाशियम का लेवल बढ़ता जाएगा, ठीक है। ये लेडी माइल्ड सोर है, ठीक है, डाइड बाइलेटरल एड्रीनल एडिमा इनलार्ज या कॉर्टिकल हेमरेजिस हो गया, तो ये कह रहा है हमारे पास किस केस में होता है, हमारे पास निजेरिया, पहले उसको गले का इन्फेक्शन था, बाइलेटरल एड्रीनल ग्लैंड इनलार्जमेंट हो गया और कॉर्टिकल हेमरेजिस आ गए, तो वो कह रहे हैं हमारे पास निजेरिया मेनिंजाइटिस के अंदर ये सारे रहता है। फिर शिहान सिंड्रोम बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार हिस्ट्री या पोस्टमार्टम हेमरेज हुआ है, ठीक है, बच्चा दिया उसने औरत ने, ठीक है, उसके बाद उसको खून बहुत ज़्यादा हो गया, शी इज बॉट टू ER फॉर हाइपोटेंशन, डिक्रीज लेवल ऑफ पोटाशियम सोडियम, हर चीज़ कमी हुई है, ठीक है। अनएबल टू लैक्टेट, मदर को मान भी नहीं करो, तो इसको क्या है, शिहान सिंड्रोम की बेसिकली निशानी है, ठीक है। पोस्टमार्टम पेशेंट में विद हाइपोटेंशन है, हाइपोग्लाइसीमिया, हर चीज़ कमी है, तो शिहान सिंड्रोम के अंदर आएगा, वो दूध भी नहीं पिला पा रही, ठीक है। प्राइमरी डिफिकल्टी इंटर में है, लॉस है 1500 cc जो है ना वो 1.5 लीटर यानी ब्लड लॉस हो गया, हाइपोटेंशन में चली गई है। ACTH 3 मंथ के बाद उसका एड्रीनल ग्लैंड बिकम ओनली 2 ग्राम, ठीक है, एड्रीनल ग्लैंड भी छोटा हो गया, तो हमारे पास क्या होगा, एट्रोफी ऑफ दी एड्रीनल कॉर्टेक्स होगी, साथ में शिहान सिंड्रोम तो उसको होगा ही होगा। फिर है हिस्टोलॉजिकल फाइंडिंग ऑफ मेलियस सिंड्रोम, MELAS, मेलियस सिंड्रोम में क्या होता है, रेड फाइबर्स होते हैं। तो मिलास सिंड्रोम बेसिकली होता कि ये तो मैं लफ्ज़ ही पहली दफ़ा सुन रहा हूँ, माइटोकॉन्ड्रियल इनकेफलोमायोपैथी, लैक्टिक एसिडोसिस एंड स्ट्रोक लाइक हमारे पास हमारे पास एपिसोड होते हैं, ठीक है जी। अगर इसकी मैं पिक्चर आपको दिखाऊँ ना तो ये कुछ इस तरह की देख रहे हैं, रेड और रेड हुए हैं सारे के सारे, मोटे हैं, रेड है, ठीक है। लीजन ऑफ द आर्कुएट न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस जो है ना, अगर आर्कुएट है तो हमारे पास कैलमैन सिंड्रोम हमारे पास काज करवा दे, और इसके अंदर क्या होता है, हाइपोगोनेडिज्म, हाइपोगोनेडोट्रोपिक, हाइपोगोनेडिज्म, हर चीज़ जो है ना वो कमी हुई होती है। यहाँ पे देखो कैलमैन में देखो एनोजमिया, लो FSH LH, लो ईस्ट्रोजन, लो, हर चीज़ लो 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 हुई हुई है, ठीक है। इसको हम कहते हैं कैलमैन। कॉन्जेनिटल एनोसोमिया, GNRH, हर चीज़ लो है। मेल इनफर्टिलिटी होगी, एमेनोरिया हो गया, नो प्यूबर्टी, न्यूरोनल माइग्रेशन की हमारे पास फेलियर हो जाती है। कैलमैन में हमारे पास क्या लीजन इन दी आर्कुएट न्यूक्लियस होगा, ठीक है। तो A1 की जो है ना अगर हमारे पास लीजन होगी तो आर्कुएट की हमारे पास कैलमैन होती है। रेज ब्लड प्रेशर है, सीरम पोटाशियम, ये है हर सिस्टर
सिमिलर कंप्लेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होगा तो हमारे पास क्या होगा, गैलर सिंड्रोम होगा। गैलर सिंड्रोम में बेसिकली क्या होता है, एक तो हमारे पास हाइपरटेंशन होती है और हाइपोकैलेमिया होता है, पोटेशियम कम होता है और ये प्रेगनेंसी के अंदर हमारे पास जो है ना वो बर्सन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे शायद उसने कुछ दिखाया हो, लेने नहीं दिखाया, सिर्फ ये गैलर के सिंड्रोम में इसमें क्या होगा, हाइपरटेंशन होगी प्रेगनेंसी में और साथ में हमारे पास क्या होगा, पोटेशियम लेवल हमारे पास ये कम होगा। इंक्रीज लेवल ऑफ 5 हाइड्रोक्सी इंडोलिस्टिक एसिड इन द यूरिन इज मोस्ट लाइकली फीचर ऑफ कार्सिनाइड के सिंड्रोम है हमारे पास, जिसके अंदर हमारे पास 5 हाइड्रोक्सी इंडोल एस्टिक एसिड का लेवल यूरिन में ज़्यादा हुआ, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, और इंक्रीज 5 हाइड्रोक्सी वही हमारे पास कार्सिनाइड है। ठीक है, यूरिनरी रिटेंशन में वो कह रहा है 4 हाइड्रोक्सी 3 में VMA अगर लेवल इंक्रीज हुआ तो हमारे पास कितने फिजियोक्रोमोसाइटोमा के अंदर हमारे पास ये का लेवल बढ़ा होता है। नेक्स्ट हमारे पास है रिस्पिरेटरी एंड थोरेसिक सिंड्रोम। ठीक है, इमोटाइल सीलिया विद करैक्टर जेनर सिंड्रोम इज ए डिफेक्ट ऑफ डाइनिन आर्म के अंदर जो है हमारे पास डिफेक्ट होता है। ये सारे रट्टा लगाने वाली चीज़ें हैं। साइनोसाइटिस ब्रोंकिएक्टेसिस हो गया और साइटिस इनवर्स है। ठीक है, तो किसके साथ रिलेटेड है, कार्टजेनर सिंड्रोम के साथ हमारे पास ये रिलेटेड है, साइनोसाइटिस ब्रोंकिएक्टेसिस और साइटिस इनवर्स। तो इसके लिए जो पिक्चर है ना ये वाली एक आप याद कर लो बस। ठीक है, देख लो साइनोसाइटिस है, ये इसके चेस्ट के ऊपर साइटिस इनवर्स है, डेक्सोकार्डिया लेफ्ट की जगह राइट की तरफ हमारे पास दिल इसका नजर आ रहा है। ठीक है, बाकी वगैरह इंक्रीज मेल एंड फीमेल इनफर्टिलिटी ड्यू टू इमोटाइल स्पर्म होते हैं और फिलोपियन ट्यूब के ऊपर भी इफेक्ट होते हैं, तो ऑटोसोमल रिसेसिव होता है, ये हमारे पास होती है कार्टजेनर सिंड्रोम में। ठीक है, साइटिस इनवर्स इसकी पिक्चर साथ यहाँ पे ना लगा देना। मस्कुलोस्केलेटल और कनेक्टिव टिश्यू के मार्फन सिंड्रोम क्रोमोसोम नंबर 15 है। ठीक है, 15 में मार्फन है, 5 है ना, मार्फन में F आ रहा है तो F मतलब 5 है तो 15 पे हम कॉल कर देते हैं। एलर-डेनोन सिंड्रोम के अंदर हाइपर मोबिलिटी की हाइपर एक्सटेंशन है। ठीक है, विच टाइप ऑफ एलर-डेनोन सिंड्रोम इज इनहेरिटेड बाय ऑटोसोमल रिसेसिव, तो हमारे पास काइफोस्कुलियोटिक एलर-डेनोन सिंड्रोम के अंदर हमारे पास फिर है बेबी है, शॉर्ट नेक है, लो हेयर लाइन है, फ्यूज हमारे पास सर्वाइकल वर्टिब्री, तो हमारे पास किपल फेल सिंड्रोम हमारे पास हो गई है। तो ये पिक्चर जो है ना आप दिमाग में रख लेना, क्योंकि लगाने रटे वाली चीज़ें ही हैं। केपल फेल में लोअर हेयर लाइन है। ठीक है, शॉर्ट नेक है, फ्यूज हमारे पास सर्वाइकल वर्टिब्री है और हमारे पास ये इसका जॉ लाइन देख लो, वो सारे की सारी होती है। बाकी न्यूरोलॉजिकल में हमारे पास क्या रखे, गिल्स डिलैटोर्टिस सिंड्रोम को हमने किस तरह ट्रीट करना है, गिल में L आ रहा है तो हेलोप्यूरिडोल में हमारे पास L आ रहा है, तो बस ये याद कर लो। हाइपरकाइनेटिक सिंड्रोम में कोरिया एथिलोसिस, मतलब हर वक्त वो हिलता रहता है, उसके अंदर बेजल गैंग्लिया जो है ना इसका कम्प्लेक्स हमारे पास। फीमेल न्यूनेट प्रेजेंट विद रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, माइक्रोगेंथिया है, क्लेफ्ट पैलेट है एंड ग्लासो टॉसिस है, तो हमारे पास क्या होगा, पेर रोबन सिंड्रोम हमारे पास इसके हमारे पास। ठीक है, सिंड्रोम एसोसिएटेड विद एक्सोथर्मस डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग है और मैक्सिलरी प्रोमिनेंस हमारे पास बहुत ज़्यादा, तो फेशियल हाइपोप्लेजिया, तो ये होता है क्रूजिजोन सिंड्रोम हमारे पास होती है। इन सब की पिक्चर देखनी पड़ेगी। फिर हाइपर टोलरिज्म है, ओब्लिक पैल्पेब्रल फिशर एक्ट्रोफियोन है, तो हमारे पास क्या होगा, क्रूजियोन सिंड्रोम हमारे पास होता है। ब्रॉड नोज है, सिंडेक्टली एक्सोथर्मस हमारे पास एपर्ट सिंड्रोम के अंदर हमारे पास आती है। तो ये है जी हमारे पास एपर्ट सिंड्रोम, एक्सोथर्मस, बाकी देख लो सिंडेक्टली और ब्रॉड नोज हमारे पास ये सारी की सारी। ठीक है, सिंडेक्टली में मतलब वो जो है ना आपस में मिली होती हैं इसकी सारी की सारी, ये है एपर्ट सिंड्रोम, ये देख लो। ठीक है, अब हम देखते हैं क्रूजियोन सिंड्रोम। तो इसके अंदर हमारे पास वो क्या कह रहा है, हाइपर टेलोरिज्म ओब्लिक पैल्पेब्रल फीचर होगा। आंखों के देख लो सारे पैल्पेब्रल फीचर है, देख लो ये ये हमारे पास, ये बच्चा मैंने एक्चुअल में देखा हुआ हॉस्पिटल के अंदर। ठीक है, और हमारे पास बाकी क्या रहा, डिफिकल्टी भी रहती है, मैक्सिलरी प्रोमिनेंस देख लो, इसकी फेशियल हमारे पास हाइपोप्लेजिया होता है सारे का सारा। ठीक है, तो ये क्रूजिजोन सिंड्रोम ये किसकी वजह से होता है बेसिकली, ये देख लेते हैं। ऑटोसोमल है, ब्रेकियल आर्च सिंड्रोम है, इफेक्ट करता है हमारे फर्स्ट ब्रेकियल आर्च की जो है ना हमारे पास जितनी भी रेयर जेनेटिक कंडीशन है, और बेबी स्कल जो है ना वो टाइम से पहले हमारे पास फ्यूज हो जाता है। ठीक है, फिर हमारे पास कंडीशन इन विच इनिशियली प्रेजेंट विद राइट टू लेफ्ट टू राइट शंट है, बट बिफोर रिवर्सल इज एजनबर्ग सिंड्रोम के अंदर बेसिकली क्या होता है कि लेफ्ट टू राइट जो है ना वो शंट हमारे पास बिफोर रिवर्सल होता है। कार्डियोवैस्कुलर में सारी की सारी ये बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एजनबर्ग सिंड्रोम के अंदर यही है हमारे पास ये शिफ्टिंग के अंदर। ठीक है, तो प्रेजेंट विद लेफ्ट टू राइट शंट बिफोर रिवर्सल हो गया। ठीक है, यहाँ पे कुछ रिवर्सल का चक्कर होता है जिसके अंदर हमारे पास जो है ना सारी की सारी खराबी आती है। फिर हमारे पास कहता है जी पेशेंट है, नोड्यूल्स एंड दी एक्सटेंशन सरफेस के ऊपर है। ठीक है, बोथ लेग है,
स्किन रैश कंडीशन है, हाइलर लिम्फेडिनोपैथी और आई मूवमेंट इन्वॉल्व, तो इसको हम कहते हैं लोफ जेरेन सिंड्रोम, लोफ जेरेन सिंड्रोम। तो ये यहाँ पे पिक्चर देख लो, यहाँ पे एरिथीमा नोडोजम, माइग्रेटरी पोलियार्थराइटिस हो गया, बाइलेटरल हाइलर लिम्फेडिनोपैथी लोफ जेरेन सिंड्रोम के साथ। हाइलर लिम्फेडिनोपैथी आई मूवमेंट है बोथ चिन के ऊपर, तो हमारे पास लोफ जेरेन सिंड्रोम हो गया। बाकी हमारे पास चाइल्ड है, रिकरेंट इन्फेक्शन है, एजमीजिएटस रिएश है प्रेजेंट टू यू विद ब्लडी डायरिया है, नॉर्मल आईजीए लेवल है, तो हमारे पास डायग्नोसिस क्या होगा, विस्कॉट एल्ड्रिच सिंड्रोम। यार बड़े अजीब नाम है। तो इसके अंदर देख लो सारे के सारा, देख रहे हैं हमारे पास वो ये एक्जीमिएटस रैश जो है ना, वो हमारे पास साथ में इसको ब्लडी डायरिया भी होगा। ठीक है, यहाँ पे देख लो सारे की सारी बॉडी के ऊपर रैश आ रही है। फिर रेड मैन सिंड्रोम इस कार्ड बाय वेनकोमाइसिन की वजह से हमारे पास इसका साइड इफेक्ट रेड मैन होता है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम पॉइंट नंबर 262 डिस्कस कर रहे हैं अबाउट फॉलिकुलर कार्सिनोमा ऑफ द थायराइड। तो जो फॉलिकुलर कार्सिनोमा आता है ना थायराइड का, उसके अंदर बेसिकली क्या होती है, बेसिकली वेस्कुलर इन्वेजन होती है। ठीक है, तो वहाँ पे वेस्कुलर इन्वेजन वेसल की होगी। अब यहाँ पेपिलरी है, फॉलिकुलर है, मेडिलरी है और हमारे पास एनाप्लास्टिक है। ठीक है, तो ये चार टाइप्स हैं PFMA। ठीक है, तो PAF पाकिस्तान एयर फोर्स, M मेडिलरी, फॉलिकुलर, एनाप्लास्टिक, पेपिलरी हो गया। पेपिलरी में हमारे पास पॉपुलर है, मोस्ट कॉमन है, पाल्पेबल लिम्फ नोड होती हैं पोस्टीरियर पोस्ट रेडिएशन टू दी हेड और नेक के दरमियान। ठीक है, और हमारे पास पीयरलेस प्रोग्नोसिस, एक्सीडेंट प्रोग्नोसिस बिकॉज इट्स स्लो ग्रोइंग है। ठीक है, हिस्टोलॉजी में पोपिंग आइज आपको मिलती हैं, ऑर्फन एनी आइज। ठीक है, तो पेपिलरी में हमारे पास क्या होगा, ऑर्फन, ऑर्फन में पी आ रहा है तो पेपिलरी में भी पी आ रहा है। ठीक है, तो पी हमारे पास ये, और साथ में हमारे पास समोमास बॉडी, पी आ रहा है तो हमारे पास समोमास बॉडी हमारे पास है। फॉलिकुलर फार वे मेटास्टेसिस है, यूनिफॉर्म फॉलिकल्स बनते हैं। ठीक है, और वो इन्वेट करते हैं कैप्सूल को और ब्लड बोन मेटास्टेसिस होता है। मेडुलरी में हमारे पास होती है ओरिजिनेट फ्रॉम पैराफॉलिकुलर सी सेल ऑफ द थायराइड, प्रोड्यूस कैल्सिटोनिन कैल्शियम लोअरिंग हार्मोन और एसोसिएटेड विद मेन 2A और मेन 2B के साथ इसकी सारी की सारी हमारे पास एसोसिएशन है। बाकी एनाप्लास्टिक है, टेंड टू अकर इन ओल्डर पेशेंट हैज वेरी पुअर, हमारे पास प्रोग्नोसिस का एनाप्लास्टिक का पुअर प्रोग्नोसिस होता है। ठीक है, मेडुलरी में हमारे पास MC से याद कर लो। ठीक है, मतलब ये हमारे पास कैल्सिटोनिन कैल्शियम लोअरिंग हार्मोन जो है ना बहुत ज़्यादा मेडुलरी प्रोड्यूस कर देता है। ठीक है, तो मेडिकल कैडेट कर लो या जो भी कर लो, ओरिजिनेट फ्रॉम पैराफॉलिकुलर सी सेल से। ठीक है, गुड प्रोग्नोस्टिक हमारे पास पॉपुलर है, पेपिलरी है। ठीक है, मोस्ट कॉमन है, पेपिलरी है, पॉपुलर है हमारे पास, और कूल नोड्यूल है। ठीक है, और सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी है, मोस्ट कॉमन हमारे पास पेपिलरी कार्सिनोमा है। स्लो ग्रोइंग थायराइड ट्यूमर कौन सा है, पेपिलरी है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे, और बिकॉज इट्स अ स्लो ग्रोइंग। ठीक है, पी हारन कब गाते हैं, जब हम स्लो होते हैं। ठीक है, स्लो हो जाए जब ट्रैफिक तो हारन बजाना शुरू हो जाए ना, तो हारन जो है ना वो हमारे पास PP पेपिलरी हमारे पास होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट स्लो ग्रोइंग है। बेबी या पेपिलरी कार्सिनोमा है विद नो, हमारे पास क्या होगा, फीटल पीरियड, व्हाट वुड बी दी रिस्क होगा। ठीक है, अब बेबी विद पेपिलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड विद नो फैमिली हिस्ट्री, तो क्या होगा, फीटल पीरियड के अंदर ना कोई रेडिएशन का ज़्यादा एक्सपोजर हो जाए ना, तो फीटस को हमारे पास जो है ना वो पेपिलरी कार्सिनोमा जाता है। फॉलिकुलर CA थायराइड जो है ना स्प्रेड करता है कहाँ पे, वेस्कुलर इन्वेजन के थ्रू हमारे पास स्प्रेड करेगा सारे का सारा। फॉलिकुलर कार्सिनोमा मेटास्टाइज किसके अंदर करता है, लंग्स के अंदर करता है। कैल्सिटोनिन प्रोड्यूसिंग CA को हमारे पास कौन सा था, मेडुलरी CA। ठीक है, मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा इज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ, मेडुलरी में हमारे पास MC मेडिकल का कैल्सिटोनिन होता है। ठीक है, हमारे पास वही कैल्सिटोनिन आ गया। मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ द थायराइड जो है ना अराइज कहाँ से होता है, पैराफॉलिकुलर सेल। ठीक है, तो PM से याद कर लो, PM से। मेडुलरी हमारे पास पैराफॉलिकुलर से, और पैराफॉलिकुलर हमारे पास क्या करता है, कैल्सिटोनिन करता है। ठीक है, तो MC हो गई, ये दो इसके निमोनिक हमारे पास आ गया। फिर हमारे पास क्या है कि पेशेंट है, फिर मेडुलरी कार्सिनोमा है हमारे पास। ठीक है, और पर ऑक्सिजमल हाइपरटेंशन, डायग्नोसिस क्या, फियोक्रोमोसाइटोमा का हमारे पास डायग्नोसिस है। कैल्सिटोनिन कहाँ से होता है, थायराइड से, और वो उनमें भी हमारे पास मेडुलरी कार्सिनोमा से। कैल्सिटोनिन गिवन किस कंडीशन में हम कैल्सिटोनिन गिवन है, पैकेट डिजीज में जो है ना वो हमारे पास PC पैकेट डिजीज में कैल्सिटोनिन देना पड़ता है। फिर हमारे पास डिक्रीज T3, डिक्रीज T4 और इंक्रीज TSH जो है ना हमारे पास डायग्नोसिस क्या होगा, हाइपोथायराइडिज्म होगा। देखो TSH हमेशा उल्टा लेवल चलता है, T3 और T4 अगर ज़्यादा है तो हमारे पास क्या हाइपरथायराइड है, अगर TSH हाइपरथायराइड में TSH कम होता है। ठीक है, जबकि हाइपो में हमारे पास जो है ना TSH का लेवल बढ़ा होता है। बस ये बात आपने याद कर लेनी है। और हाइपर में देखिए
हाइपर में बेसिकली क्या है, स्वेटिंग होता है, वेट लॉस होता है, इमोशनल हो गया, भूख बढ़ जाती है, ट्रेमर होता है, गर्मी बहुत लगती है, ग्वाइटर हो गया, जी रिलेटेड हर वक्त जो है ना वो डायरिया उसको लगा रहता है। जबकि हाइपो में क्या होता है, फीमेल में मोर कॉमन है, ओबेसिटी, मोटा हो जाता है, मेनोरेजिया होता है, मेंसेस, बाकी ड्राई हेयर, पफी स्किन होता है, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज, इसमें कब्ज रहती है, ठीक है, और इसमें हर चीज़ बड़ी होती है, तो हर इंटेस्टाइनल मोटालिटी बढ़ने से डायरिया हो जाता है। यहाँ पे इंटेस्टाइनल मोटालिटी कम है, ब्रेडी में हर चीज़ इसने ना कम कर देनी है, ठीक है। तो रेज बीपी हो गया, एनर्जी लेवल फॉल होता है, डिप्रेशन, डिलेड रिलैक्सेशन, ये सारी की सारी वाली, ठीक है। टीएसएच का लेवल हाइपर में कम है, हाइपो में टीएसएच का लेवल ज़्यादा है, तो ये बता दिया मैंने ऑलरेडी, ठीक है। वेट गेन है, हाइपो है, ठीक है। टीएसएच लेवल चेक करा लेंगे, ठीक है। वेट गेन है, टीएसएच चेक करा लेंगे, तो हमारे पास क्या होगा, टीएसएच बड़ा होगा, टी3 टी4 का लेवल हमारे पास कम होगा। वही बार बार वही बात है, टीएसएच करवा लो, टीएसएच करा लो, प्रिवेंट हाइपर आफ्टर हाइपोफाइसेक्टमी थायरॉक्सिन शुड बी गिवन टू प्रिवेंट हाइपोथायराइड। हाँ, जिनको हमने थायराइड निकाल देते हैं उनको फिर थायरॉक्सिन की एक गोली देनी पड़ती है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फीटल हाइपोथायराइडिज्म थायराइड डिसजेनेसिस होती है। फीमेल है, मूड स्विंग है, वीकनेस है, पाल्पिटेशन है, तो हमारे पास क्या होगा, हाइपरथायराइड। पाल्पिटेशन जितने पसीना ज़्यादा आ रहा है, गर्मी ज़्यादा लग रही है, हमारे पास रेट चीज और हाइपर है, ठीक है। बाकी हमारे पास वो रेट हमारे पास, बाकी वेट लॉस इसके अंदर होता है हाइपर के अंदर, ठीक है। वेट जो है ना हाइपर कम होगा, ठीक है। थायराइड स्कैन जो है हमारे पास कूल एंड नॉर्मल जो है थायराइड देखेंगे। 46 ईयर, पाल्पिटेशन, स्वेटिंग है, थायराइड स्टिमुलेट कंसंट्रेशन लो है, इंक्रीज मार्कली है, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। Which in the following most likely hyperthyroidism due to abnormality in the hypothalamus, ठीक है। हमारे पास हाइपरथैलेमस में वही स्वेटिंग है तो हाइपरथायराइडिज्म है। 40 पफी स्किन है, लिथार्जिक है, ठीक है, और कंसंट्रेशन लो है, टीएसएच कम है ना, ठीक है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो ये हमारे पास क्या होगा, कुछ ना कुछ हमारे पास बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो कह रहा है गिवन थायरोट्रोपिन, उसको फिर हमने रिलीजिंग हार्मोन जो है ना वो के बीच में फॉलोइंग मोस्ट लाइक हाइपोथायराइडिज्म ड्यू टू एन एबनॉर्मेलिटी इन दी हाइपोथैलेमस के अंदर, ठीक है। तो हमारे पास यही कह रहे थे पफी स्किन और इस तरह की जितनी भी स्किन रिलेटेड है ना, ये वाली पफी स्किन है वो हाइपोथायराइड की हमारे पास निशानी होती है। बाकी बाद में जो चीज़ बढ़ती रहे, कम होती रहे, उसके हमारे पास लिथार्जी या मिक्सोडीमा, तो हमारे पास वही हाइपोथायराइडिज्म में, ठीक है। तो वो यही कह रहे हैं कि टी इनसफिशिएंट टीआरएच प्रोडक्शन बाय हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस से थायराइड रिलीजिंग, ठीक है, हार्मोन वो पिट्यूटरी पे अगर टीएसएच जहाँ पे सेक्रेट होता है वो हमारे पास फर्दर फिर हमारे पास सारी की सारी। फर्स्ट स्टेप ऑफ थायराइड हार्मोन क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ फ्री आयोडीन जो है ना वो हमारे पास थायराइड की सिंथेसिस के अंदर एक वो पूरा टेबल है। इस टेबल को ज़रा गौर से देखो, आयोडाइड की ट्रैपिंग होगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो डी आयोडीनेशन, ठीक है, और प्रोटियोलाइसिस सेक्रीशन। फर्स्ट स्टेप देख लो, ये ट्रैपिंग ऑफ द आयोडीन हो गया, ठीक है। सेकंड स्टेप पे थायराइड पर ऑक्सीडेज आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आई नेगेटिव आई पॉजिटिव में, बाकी यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे कपलिंग हो रही है, और फिर 4 पे प्रोटियोलाइसिस हो रही है, और 5 पे हमारे पास सेक्रीशन हो रही है, ठीक है। 3 पे एंडोसाइटोसिस कपलिंग है, वो सारे की सारे। तो यही है कि पहले हमने ट्रैप करना है उसको, ठीक है। तो फर्स्ट में हमारे पास क्या होगा, हार्मोन सेंसिस ऑक्सीडेशन ऑफ फ्री आयोडीन, पहले फ्री आयोडीन की ऑक्सीडेशन होती है और उसके बाद सारे का सारा जो है ना हमारे पास काम शुरू हो जाता है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप ऑफ थायराइड में हमारे पास क्या होता है, फार्म में हार्मोन बाइंडिंग इन्वॉल्व बाइंडिंग ऑफ आयोडीन टू द टायरोसिन, जो टायरोसिन अमाइनो एसिड है उसके साथ सबसे पहले जो है ना ये हमारे पास बाइंड करते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास होता है उसी से हमारे पास टायरोसिन ट्राई आयोडो टायरोसिन हो गया, टेट्रा आयोडो टायरोसिन होती है। फर्स्ट स्टेप इन डी एक्टिवेशन ऑफ थायराइड में क्या होता है, डी आयोडीनेशन होती है, ठीक हो गया, ये देख रहे डी आयोडीनेशन, ठीक है। बाकी रिगार्डिंग थायराइड हार्मोन मैक्सिमम कंसंट्रेशन जो है, हाँ कंसंट्रेशन T4 की ज़्यादा होती है, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग है, जो हैवी है, वो हमारे पास T3 है था, ठीक है। थायराइड हार्मोन इनएक्टिवेटेड पेरिफेरल सिस्टम है, ठीक है, और हमारे पास वो कहते हैं पेरिफेरल सिस्टम बाय द लीवर थ्रू डी आयोडीनेशन के जरिए हम ना थायराइड हार्मोन जो है ना वो हमारे पास इनएक्टिवेशन। बाकी हाई एफिनिटी किसकी होती है, अगर तो वो एफिनिटी की बात करें तो हमारे पास वो है जी T3 फ्री T3, अगर कंसंट्रेशन की बात करें तो हमारे पास T4 होती है, ठीक है। ये दो बातें आपने याद है। थायरोग्लोबिन सेंसिटाइज्ड बाय फोलिकुलर सेल्स, थायरोग्लोबिन होता है थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस बाय फोलिकुलर सेल, ठीक है। FFF वाले जो है ना वो फोलिकुलर सेल हो गए। अब यहाँ पे देखो मार्कली डिक्रीज TSH है, इंक्रीज T3 हाइपरथायराइड आ गया। हाइपोथायराइड में क्या था, TSH ज़्यादा था, हाइपरथायराइड में TSH कम था, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब बाकी वो T3 T4 जो है ना उनका लेवल हाइपर में ज़्यादा था, हाइपो में कम होता है, ये हमें पता है। अब है सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म, ठीक है। इसके अंदर हाइपो में क्या था, TSH का लेवल बड़ा होता है, तो यहाँ पे बड़ा होता है, लेकिन T3 और T4 अगर नॉर्मल हो तो हमारे पास है अभी सब क्लिनिकल है, सिम्टम अभी जाहिर नहीं हुए। सिक यूथायराइड में क्या होता है, TSH का लेवल हमारे पास कम होता है,
T3 T4 दोनों का लेवल ही हमारे पास कम है, मतलब हर चीज़ ही यू में चली गई है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि यूथायराइड में TSH भी लो है, ठीक है, और हमारे पास T3 T4 भी हमारे पास लो है। ये सिम्टम TSH लो हाइपर को जाहिर करता है, ये हाइपो को जाहिर करता है, तो ये दोनों का मिक्सचर अगर बना देंगे तो हमारे पास यूथायराइड हो जाएगा, ठीक है। थायरॉक्सिन ले रहा है, व्हाट शुड बी एडमिनिस्ट्रेटेड, ओके, पेशेंट ऑन थायरॉक्सिन, इसको TSH देना चाहिए, ठीक है। व्हाट प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म में, अच्छा हाइपो में क्या होता है, TSH का लेवल ज़्यादा होता है, हाइपर में TSH का लेवल कम होगा। फ्री T3 जो है ना वो मोस्ट एक्टिव जो है T3 है, ठीक है, वही एफिनिटी जिसकी ज़्यादा होती है, और कंसंट्रेशन में T4 होता है। एक्टिव फॉर्म ऑफ थायराइड फ्री फॉर्म है, ठीक है, और थायराइड विच एक्चुअली इन्वॉल्व मेटाबॉलिज्म फ्री थायराइड हार्मोन जो है ना जो फ्री होगा वही हमारे पास मेटाबॉलिज्म इन्वॉल्व होगा ना, ठीक है। इंक्रीज T3 T4 इन प्रेगनेंसी वजह क्या होती है, थायराइड ग्लोबुलर जो हमारे पास होती हैं TBGs, थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन, ठीक है, ये बढ़ जाती है थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन, ठीक है, ये हमारे पास जो है ना वो बढ़ जाती हैं किसके अंदर, T4 के अंदर। थायरॉक्सिन एक्टिव फॉर्म अनबाउंड फॉर्म जो है, एक्टिव फॉर्म बीच एंड फॉलोइंग रिवर्स T3 इज मोर देन T4 हो गया, ठीक है, रिवर्स के अंदर T3 इज मोर देन T3 हो गया। तो रिवर्स T3 किसके अंदर ज़्यादा है, फीटस के अंदर होता है, ठीक है। रिवर्स T3 इज प्रेजेंट इन अबंडेंस इन फीटस, फीटस के अंदर हमारे पास ये इंपॉर्टेंट MCQ। बच्चे हमेशा ना उल्टा काम करते हैं, ठीक है, तो रिवर्स वाला T3 बच्चों में होगा। हाइपोथायराइड में हमारे पास क्या होगा, वही है TSH करवा लेंगे, हमारे पास TSH कम है, हाइपरथायराइड है, ठीक है, और एंटी थायराइड ट्रीटमेंट इंक्रीज T3 है। बाकी ऑल एक्टिव थायराइड हार्मोन इन दी सर्कुलेशन इन फॉर्म ऑफ ट्राई आयोडोथायरोनिन की फॉर्म में हमारे पास है ना। प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म में हमारे पास क्या हाइपो है ना, तो TSH ज़्यादा होगा, T3 T4 कम होगा। ऑलरेडी वही बातें बार बार किए जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ हाइपरथायराइडिज्म में हमारे पास जो चीज़ है वो हमारे पास है ग्रेव डिजीज़, ठीक है। यूँ कह लो कि मैंने यूँ याद रखा कि ग्रेव में हमें पता नहीं चलता हाइपर होता है, हाइपर होता है, कब्र में जो है ना वो हमारे पास गर्मी होती है, ठीक है, कब्र में गर्मी है, तो ग्रेव डिजीज हाइपर के साथ है, जिसके अंदर T3 और T4 का लेवल हमारे पास है। यहाँ के मोस्ट कॉमन काज ऑफ हाइपरथायराइडिज्म टाइप 2 है, ठीक है, तो 2 कब्रें आप कर लें, ठीक है, 2 कब्र हैं, ठीक है, तो टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होगा। थायराइड स्टिमुलेट, थायराइड इम्यूनोग्लोबिन होते हैं, स्टिमुलेट करते हैं इंक्रीज प्रोडक्शन एंड ग्लैंडुलर हमारे पास जितनी भी हाइपरप्लेजिया इन्लार्जमेंट ऑफ। बाकी कह रहा है बिसाइड ऑल द क्लिनिकल साइंस में हाइपरथायराइडिज्म भी देयर इज अ प्री टिबियल मिक्सोडीमा जो है ना हमारे पास, और आंखें फटी फटी होंगी, और हमारे पास मिक्सोडीमा जो है ना हमारे पास साथ में होगा। थायराइड स्टोम क्या होता है, वही थायराइड हद से ज़्यादा काम कर रहा है। एसोसिएटेड अनट्रीटेड और अनट्रीटेड हाइपरथायराइड के अंदर क्या होता है, टैकीकार्डिया, अगर 140 से अबव चला जाए हार्ट रेट, एजिटेशन है, फीवर है, डायरिया बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है, और एंड पे टैकीअरिथमिया होगा, तो काज ऑफ डेथ होता है। सब एक्यूट या डीक्वेरियंट थायराइडाइटिस में क्या होता है हमारे पास, वायरल इन्फेक्शन, थायराइडाइटिस है ना, तो हमारे पास मतलब क्या है, इन्फ्लामेशन है, ठीक है, इन्फ्लामेशन में कोई ना कोई वायरल इन्फेक्शन होगा, या टिपिकली प्रेजेंट विद हाइपरथायराइडिज्म, पेनफुल ग्वाइटर होता है और सेल्फ लिमिटिंग होता है। हाइपोथायराइडिज्म मैनिफेस्ट क्या करता है, हाइपो के अंदर हमारे पास मिक्सडीमा, अडल्ट में क्रेटिनिज्म इन दी चिल्ड्रन, और हशीमोटो था। अब हाइपो के अंदर आ जाओ आप, यहाँ तक हमारे पास सारी का सारा हाइपर का था, ये इससे ऊपर ऊपर, ठीक है। अब इससे नीचे हाइपो है, हाइपो में क्या होता है, बेसिकली कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है जिसके अंदर क्रेटिनिज्म होगा, ठीक है। 6P हमारा पुअर ब्रेन डेवलपमेंट, प्रोट्रिब्यूलेंट, अच्छा कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म बच्चे की पिक्चर देखो ना, तो हमारे पास ये ना हम उसके अंदर पढ़ते थे पीड्स के अंदर, ठीक है, तो उसके अंदर ना वो बच्चे की एक इंटेस्टाइन से उसको कब्ज रहती थी, प्रोट्रूडिंग टंग थी, यूं करके हमने बनाया हुआ था, ठीक है, और पफी फेस था उसका, मोटा सारा एक फेस हो जाता है, अब्डोमेन प्रोट्रूडिंग होता है, अब लाइकस जो है ना वहाँ से प्रोट्रूड कर रही होती है कोई ना कोई चीज़, तो ये सारे कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म की निशानी है, ठीक है। अदर हमारे पास ग्वाइट्रोजेनिक, अगर लिथियम ले लिया या अमेट्रॉन ले लिया तो हमारे पास ये भी हाइपोथायराइड करता है, वरना फिर हमारे पास क्रेटिनिज्म इन चिल्ड्रन, हशीमोटो, ठीक है। तो मोटो जहाँ पे भी आ गया, इसका क्या मतलब है, हाइपो वाले लोग मोटे होते हैं ना, तो हशीमोटो हाइपो, ठीक है, तो मोटो हशीमोटो हाइपोथायराइडिज्म में क्या होता है, ग्वाइटर एंटी TPO एंटीबॉडीज, अब मोटो के अंदर एंटीबॉडीज पॉजिटिव हो जाती हैं, एंटी थायरोग्लोबिन एंटीबॉडीज भी हमारे पास है, एंटी माइक्रोसोमल, एंटी थायरोग्लोबिन, एंटी TPO, ठीक है, ये सारी की सारी हमारे पास पॉजिटिव होती है। नेक्स्ट क्रेटिनिज्म डिफर फ्रॉम ड्वार्फिज्म है, सीवियर मेंटल बैकवर्डनेस जो है ना हमारे पास क्रेटिनिज्म होती है। प्रेग्नेंट फीमेल 3-year-old चाइल्ड हैड सब प्रोट्रूडिंग बेली है, वही हमारे पास क्रेटिनिज्म है, और हमारे पास कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म की निशानी। क्रेज स्किन है, स्किन के अंदर जितनी भी है हमारे पास वो थायराइड एट्रोफी के साथ होती है, ठीक है। लॉन्ग सिनेरियो क्रेटिनिज्म में तो थायराइड एट्रोफी हो गया। थायराइड हार्मोन फीटल ब्रेन जो है ना नहीं हो रहा, थायराइड हार्मोन चेक करो उसका, ठीक है, इन्फ्लुएंस में हमारे पास वही कह रहा है कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म में, बाकी थायराइड हार्मोन फीटल इन्फ्लुएंस ब्रेन डेवलपमेंट में करता है, ठीक है। देन रिगार्डिंग ग्रेव ऑप्थेल्मोपैथी, कब्र में गर्मी होती है तो हमारे पास क्या होता है, इसकी कुरेट क्या होता है, ऑप्टिक नर्व की हमारे पास कंप्रेशन होगी, वजह क्या है, एक्सॉप्थेल्मस, बड़ी बड़ी फटी फटी आंखें जो है इसकी होंगी, ठीक है। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में टाइप 2 2 कब्रें मैंने कहा था, ठीक है, यहाँ पे देखो ना 2 कब्रें हैं,
ठीक है। बाकी एक्सोथर्म में हमारे पास एंटी थायराइड एंटीबॉडीज हमारे पास किसके अंदर होगी, ग्रेव डिजीज के अंदर हमारे पास होगी। सारी एक्सोथर्म हाइपरथायराइड फीचर हैं और एंटीबॉडीज है तो ग्रेव डिजीज है। अगर हाइपो वाले होंगे तो हशीमोटो में हाइपो वाले हो जाते हैं, ठीक है। बाकी इम्यूनोग्राम में एक्सोथर्म में गोइटर है तो हमारे पास हशीमोटो थायराइड ग्रेव डिजीज, सॉरी थायरोटॉक्सिकोसिस है हमारे पास, वही ग्रेव डिजीज के साथ है। ग्रेव डिजीज एंटी थायराइड एंटीबॉडीज आ गई, ठीक है। ग्रेव डिजीज में बाकी वो कह रहा है कि विच टेस्ट विल हेल्प इन इन्वेस्टिगेट द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम एंटी TSH एंटीबॉडीज, ठीक है। तो एंटी TSH एंटीबॉडीज क्या करती है, थायराइड के जो रिसेप्टर है वहाँ पे जाके लग जाती है, तो थायराइड को लगता है ये मुझे स्टिमुलस आ गया, तो वो मजीद पैदा करना शुरू कर देता है। तो ये एंटीबॉडीज जो है ना ये हमारे पास करती हैं, ठीक है। फिर एक्सोथर्म ग्रेव डिजीज में हमारे पास इंक्रीज TSI होती है। बाकी मैं कह रहे कि ऑटोइम्यून थायराइड डिजीज जो है ना वो हमारे पास कहते हैं ग्रेव डिजीज में होता है। बाकी हमारे पास है कॉमन काज ऑफ हाइपोथायराइडिज्म में ग्रेव डिजीज है। बाकी ऑप्थेल्मोपैथी जो है ना वो इसके अंदर विटामिन की डेफिशिएंसी विटामिन D की होती है, ठीक है, एसोसिएटेड विद ऑप्थेल्मोपैथी और पेशेंट विद ग्रेव डिजीज में। बाकी हमारे पास कह रहा है कि जी हमारे पास डिफ्यूज है, हिस्ट्री है, वेट गेन है, इंटॉलरेंस है, ठीक है, और टू कोल्ड है, ठीक है। और बाकी उसकी इन्वेस्टिगेशन में थायराइडाइटिस आ गया, हशीमोटो थायराइडाइटिस। इसके अंदर कौन सी एंटी माइक्रोसोमल और थायरोग्लोबल एंटीबॉडीज ये दोनों हमारे पास बनी। ग्वाइटर है, कोल्ड इंटेंशन है, वेट गेन है, तो एंटी माइक्रोसोमल एंटी थायरोग्लोबल एंटीबॉडीज होती हैं। डायग्नोज हशीमोटो थायराइडाइटिस हमारे पास क्या है, माइक्रोसोमल और एंटी थायरोग्लोबल एंटीबॉडीज, ठीक है। एंटी माइक्रोसोमल एंटी थायरोग्लोबल एंटीबॉडीज हमारे पास हशीमोटो के अंदर हो जाएंगी, ठीक है। मोटो में एंटी मोटो, ठीक है, एंटी थायरोग्लोबल एंटीबॉडीज होगी। देन हमारे पास क्या रहेगा, फीमेल है, एंडोक्राइनोलॉजी के मास इन दी नेक है, FNC लिम्फोसाइट सीरोलॉजी में हमारे पास ये एडवाइज की गई है, ठीक है। तो एंडोक्राइन मास इन दी नेक है, फाइन नीडल एस्पायरेशन में लिम्फोसाइट और सीरोलॉजी भी इसको एडवाइज किया कि ताकि हमारे एंटीबॉडीज मिल सकें, ठीक है। तो हमारे पास हाइपोथायराइड भी साथ हशीमोटो में हो जाएगा, ठीक है। और 40 साल है यूथ एनलार्ज थायराइड एविडेंस ऑफ हाइपोथायराइडिज्म है, तो फाइन नीडल एस्पायरेशन जहाँ भी कराएंगे लिम्फोसाइट मिलेगा तो हमारे पास हशीमोटो, ठीक है। FNAC किसके लिए करवा देती हैं हम, हशीमोटो के लिए करवा देते हैं, ठीक है। इलाज है हशीमोटो है, इलाज एंटी थायराइड ग्लोबल एंटी TPO हमारे पास होगी, ठीक है। और हमारे पास फिर क्या है, 50 ईयर ओल्ड आई है, हाइपोथायराइडिज्म है, तो एंटी माइटोकॉन्ड्रियल हम इसके अंदर एंटीबॉडीज देखेंगे, ठीक है। तो कौन कौन सी थी, एंटी माइक्रोसोमियल और एंटी थायरोग्लोबल एंटीबॉडीज हमारे पास सारी सारी, ठीक है। बाकी हमारे पास ऑटोइम्यून डिजीज इन्वॉल्विंग सिंगल आर्गन हशीमोटो थायराइड। फिर हाइपोथायराइडिज्म इज एसोसिएटेड विद कोलेस्ट्रॉल, इंक्रीज इन कोलेस्ट्रॉल। हाइपो में हमारे पास कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाएगा, मोटा होना शुरू हो जाएगा। कॉमन काज मल्टी न्यूक्लियल ग्वाटर में फ्लक्चुएटिंग इंक्रीज TSH मास इन दी मिड लाइन है। बायोप्सी नॉर्मल थायराइड टिश्यू है तो हमारे पास क्या होगा, क्यूबाइडल फॉलिकुलर सेल। थायराइड स्वेलिंग मूविंग दी डी ग्लूटिनेशन बिकॉज इट्स अटैच टू प्रीट्रेकियल फिशर के साथ हमारे पास रहता है। 5th मंथ में लेडी है विद थायरोटॉक्सिकोसिस, ड्रग कौन सी होगी, मेथिमाजोल जो है ना हम, हाँ। अब ये क्वेश्चन आता है कि अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में है फीमेल तो उसको प्रोपाइल थायरोयूरासिल देंगे, सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में PTU नहीं देने याद रखने, उसको हमने देंगे मेथिमाजोल जो है ना उसमें, तो वो माँ बनने वाली तो उसको मेथिमाजोल जो है ना वो हम इसको एडमिनिस्टर करेंगे, ठीक है। PTU फर्स्ट ट्राइमेस्टर में PTU देते हैं क्योंकि इसकी टेट्रोजेनेसिटी हमारे पास होती है, ठीक है। फिर सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में अब आर्गन बन गया तो अब कोई मसला नहीं, तो मेथिमाजोल जो है ना सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में प्रेगनेंसी में देती हैं, ठीक है। ड्यू टू PTU इंड्यूस हेपेटोटॉक्सिसिटी है। फिर 20 ईयर गेस्टेशन है, डायग्नोस है हमारे पास 20 ईयर की है, 10th वीक है ना, तो हमारे पास कौन सी देगी, PTU देंगे। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कितने वीक्स आ जाती हैं, 3 माह पहले, 3 माह फर्स्ट ट्राइमेस्टर है तो 4, 8 और 4 मतलब 12 पहले 12 हफ्ते के अंदर अगर तो PTU देंगे। बाकी प्रोपाइल थायरोयूरासिल ड्रग का चॉइस इन ग्रेव डिजीज इन दी फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ठीक है। हमारे पास PTU फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देंगे, प्रोपाइल थायरोयूरासिल सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन, ठीक है। हाइपर इनहेबिट करता है, ये क्या करता है, थायराइड हार्मोन की इनहिबिशन करता है। प्रेग्नेंट लेडी है 5th मंथ में है तो मेथिमाजोल देंगे, ठीक है। वो ये मेथिमाजोल दे देंगे, बस टाइम देखती जो मैटरनल है, डायग्नोसिस क्रॉस प्लेसेंटा टेरेटोजेनेसिटी, ठीक है। तो हमारे पास टेरेटोजेनेसिटी मेथिमाजोल की है, हेपेटोटॉक्सिसिटी प्रोपाइल थायरोयूरासिल की है, ठीक है। इंक्रीज TSH T3 T4 कम है हमारे पास, तो ड्रग ऑफ लीवोथायरॉक्सिन जो ना बाहर से हमने लीवोथायरॉक्सिन देनी नहीं है, ठीक है। फिर फीटस में प्रोपाइल थायरोयूरासिल मेथिमाजोल नॉन ऑप्शन है वो मेथिमाजोल बाकी वगैरह भी। एप्लास्टिक एनीमिया और हिपेटोटॉक्सिसिटी प्रोपाइल थायरोयूरासिल, तो हमारे पास PTU जो प्रोपाइल थायरोयूरासिल ये हिपेटोटॉक्सिक है, ठीक है। और जो हमारे पास मेथिमाजोल है वो हमारे पास क्या है, वो जो टेरेटोजेनेसिटी करवा देती है, बच्चों के अंदर जो आर्गन है ना उनके ऊपर अफेक्ट करती है, ठीक है। ये मदर की जो है हमारे पास इंड्यूस करती है। बाकी हमारे पास इंक्रीज लेवल ऑफ थायराइड हार्मोन इन प्रेगनेंसी ड्यू टू थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन की वजह से हमारे पास ये ज़्यादा होता है। हेपेटिक फेलियर में और प्रेगनेंसी में प्लाज्मा प्रोटीन कम, तो टोटल जो थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन कम होता है, डिक्रीज थायराइड हार्मोन, ठीक है। और बट नॉर्मल हमारे पास
प्रेगनेंसी में थायराइड ग्लोबुलिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन ज़्यादा होता है, इंक्रीज थायराइड हार्मोन, ठीक है, थायराइड हार्मोन इंक्रीज होता है बट फ्री नॉर्मल लेवल ऑफ फ्री हार्मोन होता है, क्लिनिकल यू थायराइड होती है प्रेगनेंसी के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि काज ऑफ दी हाइपोकैल्सीमिक टेटनी क्या होता है, हाइपोपैराथायराइडिज्म में हमारे पास हाइपोकैल्सीमिक टेटनी हो जाती है, ठीक है। पैराथायराइड हार्मोन का क्या काम है, जो हड्डियां हैं वहाँ से सारे का सारा कैल्शियम निकाल के ब्लड के अंदर लेके आना, ठीक है, ब्लड के अंदर कैल्शियम लाना, यही पे देखो फास्फेट ट्रेशिंग हार्मोन है, ठीक है। डिक्रीज पैराथायराइड हार्मोन का क्या काम है, सीरम का कैल्शियम इंक्रीज करना और PO4 का लेवल कम करना, ठीक है। कैल्शियम का लेवल ये इंक्रीज करता है पैराथायराइड ब्लड के अंदर और PO4 का लेवल कम करता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास हड्डी जो है ना वो घुलना शुरू हो जाती है, बोन रिजॉर्प्शन होती है, किडनी एब्जॉर्प्शन, डिस्टल से हमारे पास गुर्दे से भी कैल्शियम खींचता है, हड्डी से भी कैल्शियम खींच लेता है, ठीक है। तो हमारे पास बोन रिजॉर्प्शन बढ़ती है, डिक्रीज PO4 इन द किडनी रिजॉर्प्शन, तो PO4 हमारे पास निकलता जाता है बॉडी से, ठीक है। 125 डाई हाइड्रोक्सी कैल्शियम प्रोडक्शन बाय ओवरऑल इफेक्ट इसका क्या होता है, किडनी और बोन के ऊपर जो है ना वो नेगेटिव इफेक्ट है, इनडायरेक्टली ऑन GI से भी हमारे पास कैल्शियम मैक्सिमम बदलाव करते हैं, इंक्रीज सीरम कैल्शियम, इसने किसी तरह ब्लड के अंदर कैल्शियम बढ़ानी है, इंटेस्टाइन से जजब करेगा, किडनी से लेगा, बोन से ले लेगा, ठीक है। तो एट दी एंड क्या होगा, PO4 कम होगा, यूरिन PO4 ज़्यादा हो जाएगा, सीरम में कम होगा, यूरिन में ज़्यादा हो जाएगा। विटामिन डी, ठीक है। अब विटामिन डी में हमारे पास क्या होता है, ये क्या करता है, इनकी ये कैल्शियम की रेगुलेशन में PO4 दोनों को बढ़ा देता है। जब कैल्सिटोनिन का क्या काम है, उल्टा काम है PO, कैल्सिटोनिन ब्लड के कैल्शियम को उल्टा बोन के अंदर लेके जाता है, ठीक है, ब्लड से निकालता है ये कैल्शियम को, ठीक है। तो सीरम कैल्शियम कम करेगा, कैल्सिटोनिन अपोजिट है, ठीक है, सेक्रेटेड बाय पैराफोलिकुलर सेल, और ये क्या करेगा, हाइपर कैल्सीमिया के अंदर हमने कैल्सिटोनिन देना होता है। विटामिन डी हमारे पास कैल्शियम रिडक्शन फ्रॉम द किडनी, स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ विटामिन क्या है कि कैल्शियम जो है ना वो किडनी से एब्जॉर्प्शन के लिए हमारा 125 डाई हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल बनता है ना, ठीक है। तो लीवर के अंदर 25 हाइड्रोक्सी और 125 हमारे पास किडनी के अंदर होती है, ठीक है। काज ऑफ विटामिन डी रेजिस्टेंस जिक्र में फेनकोनी सिंड्रोम के अंदर विटामिन डी रेजिस्टेंस रिकट्स होता है, रेडियस फ्रैक्चर है, डेवलप टेटनी हो गया, ठीक है। कैल्शियम ये है, यूरिनरी कैल्शियम जो है ना वो ज़्यादा है, यूरिन में ज़्यादा जो हमारे पास क्या होगा, विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। फास्फेट और कैल्शियम लेवल जो है ना वो मैनेज कौन करता है, पैराथायराइड, पैराथायराइड ज़्यादा होगा, कैल्शियम बढ़ेगा, PO4 कम होगा, ठीक है, वो ये पैराथायराइड है। इनहेबिट फास्फेट एब्जॉर्प्शन फ्रॉम प्रोक्सिमल कार्बोहाइड्रेट, पैराथायराइड हार्मोन इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिज्म में इंक्रीज कैल्शियम हो गया, इंक्रीज रीअब्जॉर्प्शन करता है। बाकी इनडायरेक्ट इफेक्ट पैराथायराइड के इंटेस्टाइनल कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन कराता है, ठीक है। प्रो हार्मोन पैराथायराइड है, ठीक है। बाकी 125 कोलिकैल्सिफेरॉल किससे रेगुलर पैराथायराइड है, विटामिन डी पैराथायराइड ये सारे इसके साथ हैं, ठीक है। हाइपर पैराथायराइडिज्म विल लीड टू डिक्रीज, हाँ जितना हाइपर पैराथायराइड होगा उतनी हमारे पास फास्फेट का लेवल कम होगा, मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन हमारे हाइपर पैराथायराइडिज्म के अंदर होती है, ठीक है। प्राइमरी हाइपर पैराथायराइड में क्या होगा, ये मोस्ट कॉमन किसके अंदर है, पोस्ट यूनोपाजल वुमेन के अंदर जो है ना वो हाइपर पैराथायराइडिज्म है, तो उनकी हड्डियाँ कमज़ोर होना शुरू होती है ना, उनके अंदर क्या वजह है, एक तो वो हार्मोन है एस्ट्रोजन और दूसरा ये हमारे पास नेक का फीमर का फ्रैक्चर है, तो हाइपर पैराथायराइडिज्म की वजह से सारी की सारी कैल्शियम जो हड्डियों से निकल जाती है, तो हमारे पास यही होता है, ठीक है। बाकी वो यही कह रहा है क्लिनिकल मार्क ये प्राइमरी हाइपर पैराथायराइडिज्म सेम वही है। इंक्रीज सीरम कैल्शियम, डिक्रीज हाइपर पैराथायराइडिज्म है। हाइपोकैल्सीमिक अगर थायराइडेक्टमी होगी है तो बिकम डॉक्टर पैरास्थीजिया है साथ में, हाइपोकैल्सीमिक टेटनी है, क्या हुआ थायराइड के साथ उन्होंने ना पैराथायराइड भी निकाल दिया होगा। पोस्ट थायराइडेक्टमी में हाइपोकैल्सीमिक होगा, बाकी वो यही बात कर, कैल्सिटोनिन इज कैन बी गिवन इन दी पैकेट, PC से याद कर लो, पैकेट डिजीज में हमने कैल्सिटोनिन देनी होती है, ठीक है। और कैल्सिटोनिन का काम क्या है, जो ब्लड है कैल्शियम का वहाँ से हड्डी की तरफ लेके जाना सारी की सारी कैल्शियम। डायलिसिस पे पेशेंट है, तो मोस्ट प्रोबेबली हाइपर पैराथायराइड, हाइपरट्रॉफी पैराथायराइड हार जो है ना वो ग्लैंड होता है ये इनके डायलिसिस वाले पेशेंट में, ठीक है। पैराथायराइड इज नॉट अफेक्टेड बाय विच एन ओस्टियोप्रोसिस के अंदर जो है ना हमारे पास कह रहे हैं नॉट अफेक्टेड बाय विच एन ओस्टियोप्रोसिस के अंदर पैराथायराइड कोई इफेक्ट नहीं करता। सिनेरियो है इंक्रीज पैराथायराइड बट हाइपोकैल्सीमिया है, पैराथायराइड है लेकिन कैल्शियम फिर भी कम है, तो क्या मसला हो सकता है, रीनल फेलियर हो सकता है, ठीक है। रीनल फेलियर में हमारे पास क्या होता है, रीनल फेलियर वाले पेशेंट को क्या होता है, उसका जो पैराथायराइड है वो हाइपरट्रॉफाइड होता है, क्यों, रीनल फेल हो गया तो वो कैल्शियम को रेगुलेट ही नहीं कर पा रहे, तो सारे का सारा कैल्शियम उसकी ना वो पेशाब से निकलता जा रहा है, ठीक है। तो एट दी एंड क्या होगा, उसको हमें बाहर से कैल्शियम देनी पड़ती है, ठीक है। तो ये आपने बात याद रखनी है। पैराथायराइड विल नॉट रिकॉग्नाइज इन द कंप्लीट थायराइडेक्टमी में, बाकी वो कह रहे हैं। अच्छा जी, प्राइमरी हाइपर पैराथायराइडिज्म होता है, सेकेंडरी होता है और टर्शियरी होता है। प्राइमरी में क्या होता है, हाइपर पैराथायराइडिज्म, पैराथायराइड हार्मोन बढ़ गया है, तो क्या होगा हमारे पास, ये क्या करता है पैराथायराइड हार्मोन, हड्डी से बोन से सीरम के अंदर, ठीक है, बोन से हमारे पास क्या लेके जाता है, ब्लड के अंदर इसने कैल्शियम लेके जानी है, ये किसका काम है, पैराथायराइड का। ये ज़्यादा होगा तो एडिनोमा पैराथायराइड कार्सिनोमा की, सीरम कैल्शियम बढ़ गया वही ब्लड का कैल्शियम बढ़ जाएगा,
PO4 का लेवल हमारे पास इसने कम कर देना ऑलरेडी देख चुका है, और पैराथायराइडम बढ़ा हुआ है तो हमारे पास क्या होगा, पेनफुल बोन, रिनल स्टोन, ठीक है, एब्डोमेन ग्रोइन एंड हमारे पास साइकिक मोन्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ये हाइपर प्राइमरी हाइपर में पेनफुल बोन, फ्रैक्चर, ओस्टियोप्रोसिस, फाइब्रोसिस्टिक का होता है, एब्डोमिनल कॉन्स्टिपेशन रहती है, बाकी साइकोटिक मोन्स या डिप्रेशन में पता चला जाता है। सेकेंडरी में क्या होता है, क्रोनिक रीनल फेलियर और विटामिन डी डेफिशिएंसी जो है सेकेंडरी होता है। इसके अंदर क्या होता है, सेकेंडरी में मैंने कहा कैल्शियम लेवल कम हो जाता है, कम हो गया, SpO4 लेवल ज़्यादा हो जाएगा, बाकी पैराथायराइड का लेवल ज़्यादा होगा हमारे पास रीनल ओस्टियोडिस्ट्रॉफी की वजह। टर्शरी में क्या है, ऑटोनोमस हाइपर पैराथायराइडिज्म रिजल्टिंग फ्रॉम क्रोनिक रीनल फेलियर, ये भी गुर्दे खराब है, प्रोलॉन्ग्ड सेकेंडरी, अगर ये चलता जाएगा लंबा अरसे से वो डायलिसिस करा रहा है, ठीक है। इसके अंदर ये हमारे पास क्या होगा, तीनों चीज़ें बढ़ जाएंगी, फॉस्फेट का लेवल भी बढ़ जाएगा, कैल्शियम का लेवल भी बढ़ जाएगा और पैराथायराइड। क्रोनिक रीनल फेलियर में पेशेंट डाइड हो गया, ग्लैंड हाइपरट्रोफाइड, पैराथायराइड जो है ग्लैंड हमारे पास हाइपरट्रोफाइड होगा, ठीक है। पेशेंट हैविंग नेक मास हैव डन सर्जरी फॉर दैट, नो ही इज हाइपोकैल्सीमिया होगा, हाइपोफॉस्फेटीमिया होगा, इंजेक्शन पैराथायराइड साइक्लिक EMB और बाकी वाले पोस्ट सर्जिकल हाइपोपैराथायराइडिज्म जो है ना हमारे पास अंडरलाइन काज में हमारे पास हाइपोफॉस्फेटीमिया हो गया ना सर। मैनेज लेवल ऑफ फास्फेट कैल्शियम पैराथायराइड करता है, कैल्शियम को स्टिमुलेशन करता है किसको, एडिनाइल साइक्लेज को, ठीक है, AC एडिनाइल साइक्लेज को जो है हमारे पास पैराथायराइड हार्मोन एक्शन होता है, ठीक है। बाकी हमारे पास यही है कि रीनल फेलियर के अंदर हमारे पास हाइपर पैराथायराइडिज्म में क्या है, बोन पेन है, वो ये बोन पेन, मोन्स और सारे के सारे हमारे विटामिन डी रिकेट के अंदर हमारे पास फैनकोनी सिंड्रोम के अंदर विटामिन डी होता है, ठीक है, DEF होता है ना, तो फैनकोनी में हमारे पास विटामिन डी है। पैराथायराइडेक्टमी में उसको डिक्रीज कैल्शियम हो गया तो मसल क्रैम्प हो गया, वो सारे के सारे हाइपर पैराथायराइडिज्म। हाई PO4 लो लेवल थायराइडेक्टमी के बाद ये पार्शियल थायराइडेक्टमी इज डन फॉर टू सेव दी पैराथायराइड ग्लैंड को हमने सेव करना, जब भी थायराइडेक्टमी करते हैं ना पैराथायराइड ग्लैंड हम सेव कर लेते हैं। पोस्टीरियर थायराइड स्पेयर ड्यूरिंग दी सर्जरी हो गया पैराथायराइड और बाकी हमारे पास पैराथायराइड को हम सेव कर। हाइपोथैलेमस क्या करता है, इनहेबिट करता है विच हार्मोन को, प्रोलैक्टिन इनहेबिटिंग PIH जो है ना वो हार्मोन जो है ना वो वहाँ से निकलता है। लीजन इन दी सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस लीड टू डिक्रीज सेक्रीशन ऑफ ADH, ठीक है। सुप्राऑप्टिक, अब यहाँ पे ADH का है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ये क्या करता है, मैक्सिमम पानी रोक के रखता है, तो हमारे पास ADH जो है ना वो क्या करता है, डिक्रीज सेक्रीशन ऑफ हार्मोन। ADH इज प्राइमरली सिंथेसाइज्ड इन दी सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियाई। ADH इज ए vasopressin originate from hypothalamus, a band with increased thrust and change in behavior है। यूरन ऑस्मोलैरिटी डिक्रीज है, लीजन कहाँ पे होगा, हाइपोथैलेमस के ऊपर हमारे पास लीजन होगा। एग्जांपल हम न्यूरो हाइपोफिजियल हार्मोन में हमारे पास कौन सा था, न्यूरो हाइपोफिजियल में ऑक्सीटोसिन है, ठीक है, क्योंकि जब वो सर्वेक्स डायलेट होती है वो सारा नर्व के साथ स्टिमुलेशन होता है, हमारे पास ऑक्सीटोसिन मजीद रिलीज होता है, ठीक है। वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन जो है ना वो हमारे पास ओरिजिनेट कहाँ से होता है, ये हाइपोथैलेमस से ये बनता है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जाके ये स्टोर होती है, तो ये आपने बात याद रखनी है कि ऑक्सीटोसिन और हमारे पास ये वैसोप्रेसिन हो गया, ठीक है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर होता है, ठीक है, और वहाँ से ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, ठीक है, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी इन्वॉल्व वाया ऑक्सीटोसिन के जरिए। बाकी प्रोलैक्टिन जो है ना हमारे पास अंडर द इफेक्ट प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन है, तो हमारे पास प्रोलैक्टिन की इनहिबिशन होती है सारी की सारी। मेमोरी डिस्चार्ज है तो इसके लिए इंक्रीज हमारे पास इओसिनोफिल प्रोलैक्टिन, अच्छा गर्ल है, मेमोरी डिस्चार्ज एंड इंक्रीज प्रोलैक्टिन विल शो इंक्रीज इओसिनोफिल इसके अंदर बड़ा होगा, ठीक है। सिम्टम द ग्रोथ हार्मोन और प्रोलैक्टिन एक्सेस है तो हमारे पास इओसिनोफिल जो है ना वो उसके लेवल पिट्यूटरी के अंदर ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से मैक्सिमम हमारे पास रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस फीडबैक के लिए हमारे पास गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होता है। हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस फीडबैक फॉर ओव्यूलेशन के लिए, ओव्यूलेशन में FSH और LH जो है ना इन्वॉल्व होता है, GnRH को हम देखेंगे। वुमेन है, एंटीरियर लोबा पिट्यूटरी है, ट्यूमर है, ठीक है, विदाउट हार्मोन रिप्लेसमेंट वाच विल पोस्ट सर्जरी में एब्सेंस ऑफ द मेंसेस जो है ना उसके अंदर हो जाएगी अगर इंटीरियर पिट्यूटरी को हमारे पास मसला। हाइपोफिजियल स्ट्रक्चर रिसीव सिग्नल फ्रॉम द हाइपोथैलेमस वाया एडिनो हाइपोफिजिस के जरिए। टायरोसिन डेरिवेटिव डज नॉट इंक्लूड प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन जो है टायरोसिन डेरिवेटिव नहीं है। टायरोसिन डेरिवेटिव कौन कौन से, डोपामीन, नॉरएपिनेफ्रिन, एफेरिन और थायराइड। डोपामीन, नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन और हमारे पास थायराइड होगा, ठीक है। बाकी वगैरह सिनेरियो है, पेशेंट हीट इंटॉलरेंस है, एक्सोथैलेमस है, बाकी सारे के सारे, ठीक है। दीज आर सिम्टम काज बाय इंक्रीज सेक्रीशन ऑफ हार्मोन ड्राइव फार्म, टायरोसिन से जो ड्राइव होता है वो थायराइड हार्मोन है, ठीक है। टी से थायरोसिन, ठीक है, डी एन दन्नी टी, ठीक है, डेनेट जो है ना वो हमारे पास ये है हमारे पास टायरोसिन डेरिवेटिव, तो थायराइड हार्मोन जो हमारे पास आ जाएंगे। डाइटरी परिकर्सर ऑफ सेरोटोनिन ST, ट्रिप्टोफैन हो गया। मोनोन्यूक्लियर फेगोसाइटोसिस ओरिजिनेट होता है फ्रॉम दी बोन मैरो सेल से। विद द फॉलोइंग इमीडिएट इफेक्ट ऑफ इंसुलिन क्या है, पोटेशियम इंट्रिंग इनटू दी, इंसुलिन क्या करता है, जो जितना भी पोटेशियम है वो सेल के अंदर इंटर करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से हमारे पास हाइपरकैलेमिया का दर्द देती है। इंसुलिन एट सेलुलर लेवल इंट्री इनटू द ग्लूकोज करती है, इंसुलिन के करते सेक्रेट मैसेंजर आरएनए फॉर दी लाइपोजेनेसिस। डिलेड एक्शन ऑफ इंसुलिन स्टिमुलेट करता है मैसेंजर आरएनए फॉर दी लाइपोजेनेसिस के लिए। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म नोन एज विशियस साइकिल सीन इन चाइल्ड बर्थ के अंदर हमारे पास जो है ना वो विशियस साइकिल। ब्लड फ्लो टू द किडनी रेगुलेटेड बाय
ट्यूबुलोग्लोमेरुलर फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक में मेक वैल्यू शिफ्ट टुवर्ड द मीन हो गया, बाकी पेशेंट कॉन्शियस है, बीपी अनकॉन्शियस है, रिकॉर्ड पल्स रेडी है, नेगेटिव फीडबैक है, कैरोटिड इंक्रीज है, तो हमारे पास एटीएल PCO2 जो है ना वो कैरोटिड इंक्रीज ड्यू टू एटीएल PCO2 जो है ना वो हमारे पास जो कीमो रिसेप्टर्स हैं वो अफेक्ट करेंगे सारे के सारे। देन प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट हाइपरटेंशन, हमारे पास नेगेटिव फीडबैक है, ठीक है। और ऑटो रेगुलेशन ऑफ किडनी जो है ना मायोजेनिक और ट्यूबुलोग्लोमेरुलर फीडबैक के जरिए रिजल्ट अपोजिट टू द इनिशियल चेंज, नेगेटिव फीडबैक है। एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव फीडबैक है चाइल्ड बर्थ जो है ना वो एक थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्शन होती है फिर बढ़ती जाती है। CO2 ट्रांसपोर्ट एग्जाम्पल है नेगेटिव फीडबैक की। बाकी मेन रोल फीडबैक का इनहिबिशन में ब्रिंग हार्मोन टू दी नॉर्मल हो गया, ठीक है। जो इनहिबिशन क्या करता है नॉर्मल लेवल पे, इंटरनल एनवायरनमेंट रिमेन स्टैटिक बाय नेगेटिव फीडबैक होगा। एट प्यूबर्टी इफेक्ट ऑफ टेस्टोस्टेरोन क्या, थिकनिंग ऑफ लेरेंजियल कार्टिलेज है प्यूबर्टी के ऊपर, ये टेस्टोस्टेरोन की। यंग गर्ल है, रेडी फॉर रिप्रोडक्शन है, साइन क्या होगा मीनार्की, पहली दफ़ा जो मेंसेस आते हैं, ठीक है। लास्ट स्टेज ऑफ प्यूबर्टी क्या है, मीनार्की है, ठीक है। और उसके बाद वो फीमेल तैयार होती है सेक्स करने की, ठीक है। फर्स्ट साइन ऑफ जो है ना वो हमारा ब्रेस्ट बर्ड अपेयरेंस जो है ना वो फर्स्ट साइन ऑफ ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। फर्स्ट साइन ऑफ ऑनसेट प्यूबर्टी थिलार्की क्या होता है, वो जो हमारे पास जो है ना वो ब्रेस्ट उभरना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। बाकी प्यूबर्टी इज काज ड्यू टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ गोनाडोट्रोपिन। रोल ऑफ टेस्टोस्टेरोन क्या है, डीपनिंग थिकनिंग ऑफ द लेरेंजियल कार्टिलेज और डीपनिंग ऑफ द वॉइस। वो जो लड़का बड़ा होता है ना टेस्टोस्टेरोन बढ़ने की वजह से ये आवाज़ भारी होना शुरू हो जाती है। प्यूबर्टी इज काज इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ गोनाडोट्रोपिन। बाकी वो कह रहा है नंबर ऑफ मैच्योर स्पर्म इन 1 ml ऑफ सीमन में, 1 ml सीमन में कितने होते हैं, 100 मिलियन स्पर्म होते हैं, ठीक है। नॉर्मल स्पर्म वेलोसिटी कितनी होती है, 1 से 4 mm पर मिनट, ठीक है। मतलब चौके मारते रहते हैं ये 1 से 4 mm। बाकी अमाउंट ऑफ सीमन इजैकुलेटेड ईच क्वेश्चन, मतलब हर इंटरकोर्स के बाद 3.5 ml जो है ना मतलब वही इतना सा बनता है, ठीक है, जार का इतना हिस्सा, ठीक है। ये 3.5 ml 3.5 ml जो है ना निकल जाए। टोटल नंबर ऑफ स्पर्म 1 मिलियन में 100 से 120 मिलियन होते हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्पर्म इन 1 इजैकुलेशन इज 400 मिलियन एक इजैकुलेशन के अंदर, ठीक है। अगर 1 ml हम लेंगे तो उसके अंदर कितने होंगे, 100 मिलियन हो गए, ठीक है। तो एक इजैकुलेशन में कितने जाता है, तकरीबन 3.5 से 4 ml तक निकल जाता है। तो इसके अंदर ज़रूर देंगे तो हमारे पास 300 से 400 ml जो है ना हमारे पास मिलियन, ठीक है, स्पर्म आ जाएंगे। टोटल नंबर नीड फॉर फर्टिलिटी 20 मिलियन स्पर्म जो है ना वो हमारे पास एटलीस्ट होने चाहिए फर्टिलिटी के लिए, ठीक है। तो ये कितने हैं, 400 मिलियन, बहुत ज़्यादा है। फुल रेगुलेशन ऑफ स्पर्म जो है ना 64 डेज लगते हैं रेगुलेशन के लिए। बाकी मेल डक्ट में स्पर्म डक्ट कैन लीव अप टू सेवरल वीक्स तक जो है ना वो हमारे पास वो रह सकते हैं, ठीक है। मेल के अंदर स्पर्म काफ़ी हफ्तों तक, फीमेल के अंदर सिर्फ 2 दिन रह सकते हैं, ठीक है। तो 24 मतलब 2 से 3 1 से 3 दिन तक फीमेल में रह सकती हैं। बाकी हमारे पास इन फीमेल जेनिटल स्पर्म स्टे एक्टिव, लाइफ स्पैन इनका है 24 से 72 घंटे। बाकी ये 24 से 48 घंटे तक जो है ना वो एक्टिव रहते हैं। उसके बाद 2 दिन तक मतलब एक्टिव रहेंगे, उसके बाद ये मरना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। मतलब ये हमने ना स्पर्म फीमेल की वजाइना के अंदर इंसर्ट किए ना तो 1 से 3 दिन तक ये इसके अंदर मौजूद रह सकते हैं, ठीक है। लेकिन 1 से 2 दिन तक ये एक्टिव होते हैं, तीसरे दिन जाके मरना शुरू हो जाते हैं। फर्स्ट स्टेज में ये तो अच्छा रीनल थ्रेशोल्ड फॉर ग्लूकोज कितना है, 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर जो ना ग्लूकोज का था। बाकी BSR वो कह रहा है कि हमारे पास मुख्तलिफ है, कहीं 200 लिखा हुआ है, कहीं 180 लिखा हुआ है, कहीं 250 लिखा हुआ है, ठीक है। तो CPSP की फेवरेट कौन सी है, 200 है, तो हमारे पास वही कह रहे हैं। इन स्पर्मियोजेनेसिस एक्रोसोम रिएक्टिविटी जो है ना वो हमारे पास रिएक्शन बाय लाइसोसोम होता है। एक्रोसोम बनते कैसे हैं, गोल्जी के जरिए बनती है और लाइसोसोमल रिएक्शन होता है। बाकी एक्रोसोम स्पर्म जो है ना फाउंड बाय पैकेजिंग डिलीवरी बॉय जो गोल्जी एपरेटस का काम होता है। स्पर्म इन एपिडेडिमस है, डायरेक्शनल मूवमेंट होती है। एक्रोसोम स्पर्म कंटेन हाइड्रोलिनेज प्रोटीलिटिक एंजाइम होती हैं, कंटेन लाइसोसोमल एंजाइम। एक्रोसोम के ऊपर लाइसोसोमल एक्रोसोम कैप जो है ना वो हमारे पास गोल्जी कम्प्लेक्स में आता है, ठीक है, सेंसिसाइज होता है गोल्जी एपरेटस के जरिए। बाकी पार्ट ऑफ स्पर्म कंटेनिंग प्रोटीलिटिक एंजाइम जो है ना वो एक्रोसोम होता है। बाकी मेरे पास दी ओवम इज सराउंडेड बाय नॉन सेलुलर लेयर, जोना पेलिसिडा होता है, ठीक है। जोना पेलिसिडा, कोरोना रेडिएटा और फिर ये ओवम की अपनी लेयर होती है। दैट्स ऑल अबाउट, होपफुली कुछ ना कुछ जो है ना वो आपको एंडोक्राइनोलॉजी से हेल्प होगी। दैट्स ऑल अबाउट, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, रिमेंबर मी आस्किंग योर विशेस प्रेयर, थैंक यू सो मच।